हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो नाउ वी आर लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। आज हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। एक बार यहां से भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे? टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे भी दिख गया कि मैं लाइव हूँ। तो आज हम क्या क्या करेंगे देखना दे। अरे, अब ये जो करवा रहा हूँ मैं, ये आपका वैसे तो कंटिन्यूएशन कहाँ का है? ये आपका कंटिन्यूएशन है दूसरे चैनल का। दूसरे चैनल मतलब जो हमारा दूसरा चैनल है, क्लास 11th का चैनल, उसका कंटिन्यूएशन है, उसकी चीज़ों का कंटिन्यूएशन है ये। मतलब वहाँ पे जो सीरीज हमारी चल रही थी, जीत सीरीज का जो 11th का चल रहा है पार्ट, वहाँ पे है हम। ये क्या हो गया? सो वी आर देयर। तो एक मिनट रुकना, मैं जरा एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, सो नाउ वी शैल कंटिन्यू विद दैट सीरीज ओनली। अब वो बोले यहाँ पे क्यों करवा रहे हो फिर उसका कार्यक्रम? उसका कार्यक्रम यहाँ पे करवाने का क्या तात्पर्य है? ऐसे हम बैठते हैं, इससे अच्छा रहेगा थोड़ा। उसका कार्यक्रम यहाँ पे क्यों करवाया जा रहा है देखो, बिकॉज क्या है, वहां पे लाइव अभी चालू नहीं हुआ उस चैनल पे, तो इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। ये जब लाइव जो है रिकॉर्डेड में आ जाएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए चलते हैं आगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक देख लिया था। इसकी चार्ट कहाँ से दिखेगी? यस, कोई भी तो नहीं देख रहा है। सुबोध राठौड़, आप तो देख रहे हैं ना, आप ही बहुत है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया से हम स्टार्ट करेंगे। पिछला लेक्चर अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? इसी चैनल पे जहाँ पे आप ये लाइव देख रहे हैं, वहीं पे चैनल पे क्लिक करना और आपको चैनल्स वाले टैब में मिल जाएगा दूसरा चैनल। वहाँ पे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, पहले 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के, बाकी ये तीसरा लेक्चर यहाँ पे लाइव जा रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डेड में चला जाएगा। ओके, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वी विल बी स्टार्टिंग बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है। देखो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? अब देखो इसमें कैसी मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं। फर्स्ट यू आर गेटिंग टू सी इनर मेम्ब्रेन। आपको दिख रही है एक इनर मेम्ब्रेन। लेट मी चेक की। और यार ये बेवकूफ है, पता नहीं क्यों पू पू कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं बाहर। देखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है। देखो, यस, ऑडियो ऑडियो इज क्लियर। तो मैं बस यही देखना चाहता था, ऑडियो क्लियर है और जब दिख रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है ना? हाँ, तो इनर मेम्ब्रेन और ये क्रिस्टी आउटर मेम्ब्रेन। पहले आपको जो फोकस करना है वो क्या है? ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन का है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है ना? तो ये इनर मेम्ब्रेन और ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना रहा है, ये देखो, ये फोल्डिंग फोल्डिंग है ना, ये देखो। और इस फोल्डिंग को हमने क्या कह दिया? क्रिस्टी कह दिया। ये क्या है? क्रिस्टी या क्रिस्टे, इसको हमने कह दिया। ध्यान से देखना, इनर मेम्ब्रेन के पास, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड राइबोसोम भी है। और ये राइबोसोम कैसे हैं? ये राइबोसोम कैसे हैं? ये राइबोसोम है 70S। बोला 70S क्यों है? देखो यार, इस पे ना अच्छे से लिखा नहीं जाएगा, तो फिर भी आप थोड़ा मैनेज करना, इसलिए मैं सब कुछ लिख के लेके आया हूँ आज के लेक्चर में। ये राइबोसोम्स हैं आपके पास 70S। यस, आई थिंक सो। इसके एस, हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट, आई थिंक सो। नहीं, नॉट परफेक्ट। ये है 70S राइबोसोम्स। ओके, 70S राइबोसोम्स का क्या मतलब? जैसे प्रोकैरियोट में जैसे राइबोसोम्स थे ना, वैसे वाले राइबोसोम्स हैं ये। जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स थे, उस नेचर के राइबोसोम्स हैं ये, ठीक है? फिर आपको क्या दिख रहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रही है, ये देखिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये मेम्ब्रेन 1, ये मेम्ब्रेन 2, इनके बीच की स्पेस को हमने क्या कहा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर का सामान है, फ्लूइड है, उसको हमने कह दिया मैट्रिक्स। और आप एक और चीज देखेंगे, एक और चीज आप देखेंगे, डीएनए भी है। तो इससे हमें क्या पता चला? माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। मुझे कुछ लिखना तो कैसे लिखूंगा यार मैं? एक मिनट, इधर टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है क्या यार? चलिए पीछे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैंने लिखवाया हुआ है उसी को हम करेंगे, उसी को कवर करते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इजीली विजिबल, नॉट इजीली विजिबल। ये अच्छे से आपको आसानी से विजिबल नहीं होंगे। कब तक? जब तक आप इसे स्टेन नहीं करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में कब दिखेगा ये? जब आप उसको स्टेन कर दोगे। स्टेनिंग नहीं होगी तो आपको ये विजिबल नहीं होगा। लाल से करते हैं, ठीक है? दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स। सारे यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा। किसमें? जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अब बोला एरोबिक रेस्पिरेशन और इसका क्या लेना देना है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? एनर्जी
प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी प्रोड्यूस किस में होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है ना। बस फिर पता चलेगी आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। वहां पे अच्छे से होगा जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, आगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल वेराइज, ये क्या है? सेल वेरिजन? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इन अ सेल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब ये वेराइज है, ठीक है, इट इज वेराइज या वेरीज, इट इज नॉट वर्जन, इट इज VARIES। इस पे टाइपिंग अच्छे से नहीं हो रही तो आई एम रियली सॉरी, लिखा अच्छे से नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल वेराइज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगर मान लो उसको एक्टिविटी ज्यादा करनी है, मतलब उसको एटीपी ज्यादा चाहिए होंगे, एटीपी ज्यादा चाहिए, मतलब ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं सेल का, ये भी लिख लो यार, लिखा तो जा नहीं रहा इससे यार अच्छे से। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्या यार, चलो आगे चलते हैं। लिख लेना, लिख लेना, ये पावर हाउस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। सेल का पावर हाउस इसको बोलते हैं। कुछ ऐसा सरफेस नहीं जिसपे ये अच्छे से चल पड़े। आगे माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहां पे आ गई माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया आपको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल, क्लब शेप्ड, रॉड शेप्ड, फिलामेंटस, और कितना? 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ये आप हाईलाइट कर लो, ये जो डाटा वगैरह दिया हुआ है डायमीटर में, डायमीटर के बारे में, ठीक है। और लेंथ का भी डाटा दिया हुआ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही डाटा मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 1 घंटे में निपटा सकें, बिकॉज हमें आज PYQs भी मैं लेके आऊँ, वो भी करने हैं, ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। एक माइटोकॉन्ड्रिया के कितने मेम्ब्रेन्स हैं? 2 मेम्ब्रेन हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया के कितने मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब वो मैंने आपको दिखाई दिया पिक्चर में, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। स्पेस बिटवीन, उनको क्या बोला था? स्पेस को हमने क्या कहा था? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहां पे भी हो तो हम उसको क्या कहेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। अगर मान लो मैंने कहा चलो वो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ऐसे पेरी पेरी वाले टर्म्स आपको कई सारे देखने को मिलेंगे आज के लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर्स हैं, उनके बीच की स्पेस, उसको हम पेरी, जैसे पेरी व्हाइट लाइन स्पेस आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है किसी ने 11th 12th का वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं और पूछेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। डेंस है, होमोजीनस है सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। वेयर एज द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग अ बाउंड्री है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? एक लिमिटिंग बाउंड्री की तरह है ना। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मैट्रिक्स है, आउटर मेम्ब्रेन एक लिमिटिंग बाउंड्री है कि उसके बाहर जो है माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, तो एक लिमिटिंग बाउंड्री की तरह काम करता है आउटर मेम्ब्रेन। द मैट्रिक्स कंटेन्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, लिपिड, या मतलब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या देखा था आपने? देखो ये पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको? मैट्रिक्स के अंदर ही दिख रहा है ना ये डीएनए। देखो ये डीएनए मैट्रिक्स के अंदर, ये देखो ये आपको दिख रहे राइबोसोम्स दिख रहे। कहाँ पे? ये मैट्रिक्स के अंदर ही तो दिख रहे हैं। और कहाँ दिख रहे हैं? ये राइबोसोम्स दिख रहे, ठीक है ना। प्रोटीन्स 70s राइबोसोम्स, एंजाइम्स, tRNA मॉलिक्यूल एंड mRNA मॉलिक्यूल। अब tRNA और mRNA की क्या कहानी है? आपने पढ़ा होगा RNA। अच्छा ये ना वैसे RNA के वो गलत लिखा हुआ है, कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है ना। बॉल पेंट एरो क्या है? अच्छा एरो मतलब सिंपल एरो, ये क्या है? इरेज वॉल इंक ना, इरेजर ना। टाइप नहीं कर सकते क्या साथ साथ में? व्हाट इज दिस? मैग्नीफाइंग, अच्छा। और ये क्या है फिर? नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो यही यही ठीक था। जैसे ये वाला देखते हैं, चलो इससे करते हैं थोड़ा बहुत। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, तो चल ही नहीं रहा। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कई सारी फोल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। एक मिनट। इनर मेम्ब्रेन्स में कई सारी फोल्डिंग्स है, जैसे आपने देखा था अभी डायग्राम में। पहले हम डायग्राम देखेंगे किसी भी चीज का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम देखेंगे फिर थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे डायग्राम आपने देखा था अभी अभी, जो मैंने आपको अभी दिखाई है, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है।
ये देखो क्या है, ये आपको कई सारी फोल्डिंग्स, ये देखो फोल्डिंग्स दिख रही हैं। आई होप सो इट इज़ विजिबल एवरीबडी, मतलब विजिबल तो होगा ही, ऑफ कोर्स वाली बात है यार। थोड़ा सा टेक्स्ट नहीं दिख रहा ना, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कीप, ये लो, अब आपको विजिबल होगा टेक्स्ट अच्छे से। हाँ, ये क्या है, हमें तो उसी उसी स्लाइड से चाहिए। यस, ये देखो मैंने क्या दिखाना था, ये क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। स्पीकर नोट्स यूज मैग्नीफायर ना, यही चाहिए हमें तो भाई, पेन। हाँ, तो ये देखो क्या कहा मैंने कि राइबोसोम वगैरह कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर ही तो है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं। हाँ, ये यही यही मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये राइबोसोम्स कहाँ पे हैं इसके अंदर, इसके। माउस तो चल ही नहीं रहा अब यार। ठीक है ना, तो इनर मेम्ब्रेन में कई सारी फोल्डिंग्स हैं, ये देखो फोल्डिंग्स, ये आपको दिखाई थी, ये देखो ये क्या दिखाई है मैंने, फोल्डिंग्स दिखाई है कि नहीं दिखाई। तो ये जो फोल्डिंग्स हैं इनका नाम क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग स्पेलिंग आप आगे से नोट करेंगे, ये क्रिस्टी, CRISTAE, क्या है, क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं क्रिस्टी। अच्छा, ये क्या कर रही हैं आप देखो, इस ये सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, देखो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। और ये कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, MA आएगा एंड यह आएगा X, मैट्रिक्स की तरफ ही तो है, देखो मैट्रिक्स की तरफ ही तो जा रही है यार, ये अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की तरफ जा रही है ये। आगे देखो, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। हाँ, ये तो सही है, दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स के पास अलग अलग एंजाइम्स होंगी, ठीक है ना, जहाँ से ये फंक्शनिंग वगैरह होगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज रिलीज ना। ये देखो ये क्या कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन अ सेल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो फिजन की तरफ, फिजन से डिवीजन करेगा खुद की, तो वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स फंक्शन ऑफ एंजाइम एनर्जी प्रोडक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये तो सबको पता ही है, हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एक मिनट, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, तो हम यहीं से करते हैं। ओके, अच्छा ये मैंने एक पेज रखा था समझाने वगैरह के लिए, तो समझ तो आपको आ ही गया ना सब कुछ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, ठीक है ना। ड्रॉ शेप्स ना, शेप्स स्क्रिबल क्या है, आगे देखते हैं। प्लास्टिड्स पे आते हैं, प्लास्टिड्स पे आते हैं, कितना टाइम हो गया हमें लाइव हुए, 10-15 मिनट ना, तो ठीक है 10-15 मिनट में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर ही लिया। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग फिर से गलत है, इसके पीछे ई आएगा। यूग्लिनोइड्स मतलब जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिना, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी तरह है, और उनका बिहेवियर भी उसी की तरह है, ठीक है ना। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये कैसे हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन, पहले इसका भी डायग्राम देखो। अच्छा नहीं, इसमें तो टाइप्स वगैरह हैं, इसको हम ऐसे ही करते हैं। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होगी, जैसे किसके ऊपर है, ये क्या है, हाँ ठीक है, कहाँ गया, दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा फूड सब्सटेंसेस की। प्लास्टिड को हम और नाम से भी जानते हैं, कई सारे इसके नाम हैं, जैसे आप क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, वो एक टाइप है प्लास्टिड्स का, वो एक प्लास्टिड तो है बट उसका टाइप है प्लास्टिड का, उसको हम एग्जैक्ट मतलब प्लास्टिड नहीं कह सकते, प्लास्टिड है बट सारे प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट थोड़ी हैं यार, ठीक है ना। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम स्मॉल बॉडीज कोल्ड प्रोप्लास्टिड्स फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑफ कोर्स इन अ प्लांट सेल।
प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, आपने पढ़ाई है ये छोटी क्लासेस में। तो वहीं से एक ऐसा एक स्मॉल बॉडी है जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रोप्लास्टिड, जिससे ये डेवलप होते हैं। प्लास्टिड्स हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट एंड आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू देयर लार्ज साइज। प्लास्टिड्स में क्या क्या, ओ यार ये क्या है, इसको मिटाओ, इरेजर कहाँ है, ये रही। प्लास्टिड्स में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिससे ये क्या होता है, कलर मिलता है प्लास्टिड को। अगर पिगमेंट है तो ठीक, नहीं है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू देयर लार्ज साइज, लार्ज साइज होता है इनका। ठीक है, आगे दे कैन बी क्लासिफाइड एज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे भी स्पेलिंग मेरे ख्याल गलत ही है, यहाँ पे LEUCO आता है शायद, आई डोंट नो। द प्लास्टिड्स इज अ कलरलेस आर कॉल्ड ल्यूको है यार, LEU है, ल्यूकोप्लास्ट्स। दे आर ऑफ वेरियस साइजेस, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और अलग अलग मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ल्यूकोप्लास्ट ने क्या स्टोर किया, स्टार्च स्टोर किया। ये क्या स्टार्च है, S, स्टार्च। अगर स्टार्च स्टोर किया तो क्या है, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है अभी ये। ठीक है ना, हाय जिंद, हाय जय हिंद, ओ यार सो सॉरी, क्या पढ़ दिया मैंने इसको, जय हिंद। ओके, सो अमाइलोप्लास्ट कौन है, हितेश गुप्ता जी, हितेश गुप्ता जी वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। अमेजिंग तो आप ही बताएंगे है कि नहीं। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है ना। अब ये सेल्स में, उन सेल्स में होगा जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है एज फूड मटेरियल में। अब आपने पढ़ा पोटैटो, पोटैटो के ट्यूबर में क्या होता है, स्टार्च होता है, मतलब स्टार्च स्टोर कौन कर रहा होगा वहां पे, अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है, और किसके अंदर, पोटैटो के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलियोप्लास्ट, यहाँ पे भी मेरे ख्याल स्पेलिंग में गलती है, स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स विद इन देम। इलियोप्लास्ट ऐसे हैं जो, ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं, ऐसे ल्यूकोसाइट्स नहीं, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि क्या स्टोर करेंगे खुद के अंदर, ऑयल्स और फैट्स। जैसे कि हमने देखा किसके अंदर, कैस्टर सीड्स के अंदर। कैस्टर सीड्स में यही मिलता है हमें, कैस्टर सीड्स आपको पता है ना, उससे कैस्टर ऑयल भी बनता है। ठीक है ना। देन लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो अब तक हमने प्लास्टिड्स में क्या क्या देखा है, ये क्या, अब तक हमने प्लास्टिड्स में क्या क्या देखा, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं, या चलो पहले कर ही लेते हैं, आगे फिर हम एक बार रिवीजन देख ही लेंगे पीछे का सारा ही। ल्यूकोप्लास्ट को एक बार देखना, ल्यूकोप्लास्ट, ये टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट की, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। देखो यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट दिया हुआ है, और आपके एनसीईआरटी में ये वाला नाम दिया हुआ है, एल्यूरोप्लास्ट। तो आपको दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट द प्लास्टिड्स। अब ये आ गया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में है। दिस इज ऑल अबाउट, कितनी गंदी राइटिंग हो रही है यार, कितनी गंदी। आप तो मेरी बोर्ड वाली राइटिंग को बोलते थे कितनी गंदी है, ये तो उससे भी गंदी है। वाह, क्रोमोप्लास्ट। तो दीज प्लास्टिड्स कंटेन रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स एंड आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट। अब देखो इसमें क्या आपको ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक क्यों है, देखो यहां पे मैं लिखवा देता हूं, नॉन फोटोसिंथेटिक क्यों है, बिकॉज ग्रीन एब्सेंट है, ग्रीन नहीं है ना इसमें, इसलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये वाले क्या करेंगे, लिपिड की सिंथेसिस भी करेंगे। ठीक है, और ये स्टोर क्या करेंगे, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर पिगमेंट्स। अब ये सब पिगमेंट्स ही ना, ये सब कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, जो ऊपर कलर बताया, रेड, ऑरेंज, येलो, इन सब के मिक्सचर जैसे ज़ैंथोफिल्स हैं, आप पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी चैप्टर 3 में मेरे ख्याल, हाँ चैप्टर 3 में, फंगस वाले चैप्टर में, सॉरी फंगस नहीं यार, प्लांट वाले चैप्टर में। ठीक है ना, आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट। अब आ गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। अब ये ग्रीन कलर है, मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे एंड क्या स्टोर करेंगे, क्लोरोफिल। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आपको नाम से पता चल रहा है, वो आपका जो प्लास्टिड जो क्या स्टोर कर रहा है, क्लोरोफिल को स्टोर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। तो बाहर बाजे वाले आए हैं, किसी को अगर बाजा चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है ना,
ओके, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेरिएबल है, उनका शेप इज ऑल्सो वेरिएबल इन एल्गी। अब जैसे नंबर के बारे में बात हुई है तो नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ। क्लेमाइडोमोनास का आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा। ये क्या है यार, पेन कहाँ है अब, ये क्या है? अच्छा, हाँ देखो, क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें एक ही है सिर्फ, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ओनली अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास। और अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी का भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो एल्गी में 20 से 40 आपकी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, कितने, 20 से 40 आर देयर इन एनसी इन एल्गी, ठीक है ना। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना, जो हमने देखा क्लेमाइडोमोनास में एक होता है और एल्गी में 20 से 40 तक हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, ये देखो मीजोफिल सेल्स में होता है। देन दे आर इवन लेंथ शेप, दे आर ओवल शेप्ड, ठीक है ना, और इवन रिबन लाइक, रिबन शेप में भी हो सकते हैं ये। वेरिएबल लेंथ होगी इनकी, कहाँ से कहाँ तक, 5 टू 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 टू 4 माइक्रोमीटर। अब ये स्ट्रक्चर के बारे में हम आएंगे, अब आगे आगे हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कि प्लास्टिड्स वगैरह का स्ट्रक्चर क्या है। देखो अच्छा, ये डायग्राम ये लिखा तो हुआ है मैंने यार, ठीक है ना, कि क्लेमाइडोमोनास में कितने सिंगल और ग्रीन एल्गी में कितने, 20 से 40। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर आ गया देखना, और स्ट्रक्चर को करवाने से पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहूंगा, स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। तो देखो इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, एक है आपके पास इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, और एक है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन। अब जो अंदर का सारा मटेरियल है, सारा माल पत्ता है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा कह देते हैं। अंदर की जगह को क्या कह देंगे हम, स्ट्रोमा कह देंगे। सारा कुछ मैं बोल रहा हूँ, लिखा पीछे हुआ ही है। अंदर की जगह को हमने क्या कह दिया, स्ट्रोमा कह दिया। अब इस स्ट्रोमा में ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सैक बना के एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ जाए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, थाइलोकॉइड। और जब ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को, ये पूरा ये जो है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ग्रैनम बोलेंगे, ग्रैनम, या अगर प्लूरल है तो ग्रैना, ठीक है, प्लूरल है तो ग्रैना। अब ये ग्रैनम भी ऐसे अलग अलग नहीं होंगे स्ट्रोमा में, ये क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे स्ट्रोमल थाइलोकॉइड या स्ट्रोमल लेमेली की मदद से, स्ट्रोमल थाइलोकॉइड या स्ट्रोमल लेमेली की मदद से। अब जैसे हमने पीछे देखा कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच की स्पेस को हमने कहा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो यहां पे क्या कहेंगे, पेरी क्लोरोप्लास्टल स्पेस। अब यहां से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, देखना। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ये हो क्यों नहीं रहा हाईलाइट, अच्छा नहीं हो रहा है, हो रहा है, पर ब्लैक पे दिख नहीं रहा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो फिर कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। यस, क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, द क्या है, ये भी नहीं तो चल कोई भी चल ही नहीं रहा यार, ये दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है ये भी, तो हद होगी यार। चलिए, हमें आधा घंटा हो भी गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की। भाई इसको तो मिटा ही दो यार, इससे तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, इससे अच्छा तो हम हाईलाइट करें ही ना, ठीक है। हम क्या करें, हम पेन से ही कर देते हैं। ये देखो डबल मेम्ब्रेन है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस, ये क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस है। आउट ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स लुक द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, मतलब बाहर वाला मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ है और परमिएबल है। इसमें ये याद रखना है आपको, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल है, परमिएबल है ये, एंड इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। ये चीज आपको याद रखनी है, आपसे ये नीट के PYQs में पूछा भी गया है, नेट लेस परमिएबल है ये, ठीक है ना। तो यस, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है।
और आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ भी दिखता है आपको। स्पेस लिमिटेड बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। इसमें भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। इट इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज जेल लाइक। देखो क्या है ये, मैट्रिक्स क्या था, ये स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा को हम और क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वो भी लिख देता हूँ यहीं पे। लिखा कैसे जाएगा बताओ, इसके यार एक पैड्स आता है ना, वो लेना पड़ेगा मेरे को। यस, ये मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है ना। दिस कैन बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। देखो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज जेल लाइक ग्रैनुलर मटेरियल है। ये जेल लाइक एक ग्रैनुलर मटेरियल है जो कि कहाँ पे है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। द स्ट्रोमा कंटेन्स डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इसके स्ट्रोमा में आपको क्या क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, राइबोसोम्स मिल रहा है, आरएनए मिल रहे हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, ये सब मिल रहा है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, शेप बना देते हैं हम, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। डीएनए राइबोसोम किसके किसके पास है, आपने पीछे पढ़ा दैट इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। कहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। इसमें कहाँ पे है वो पॉइंट, नहीं यहाँ तो एक पागल सा व्यक्ति आ गया। कहाँ लिखवाया है मैंने, कहाँ लिखा है ये कि इसके अंदर डीएनए वगैरह सब कुछ है। इसमें भी आपको वो चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर भी डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये देखो ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर खुद के डीएनए हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको, ये क्या है, तो मिट ही नहीं रहा भाई, तो कुछ और ही मिट गया, डब्बा ही मिट गया जो हमने डब्बा बनाया। चलो फिर दोबारा बना देते हैं, और क्या, कहाँ है ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के क्या है, डीएनए है, खुद के क्या है, राइबोसोम्स हैं। बट अब देखा आपने यहाँ पे भी राइबोसोम्स लिखा हुआ है, तो ये वाले राइबोसोम्स भी 70S ही होंगे। आपने पढ़ा होगा जो मैंने आपको करवाया है जब लेक्चर, अगर किसी ने देखा है, कि 70S राइबोसोम्स किस में होते थे, प्रोकैरियोट्स में। पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे हैं, 80S। जो यूकैरियोट्स के आपके बट जो आपके इसके प्लास्टिड्स के अंदर या आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हैं वो कैसे हैं, वो 70S राइबोसोम्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रोमा ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, जिसको हमने क्या कहा था, थाइलोकॉइड। ये देखा है तो है आपको, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो सैक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे बैठा हुआ है। दे आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर और द पाइल ऑफ कॉइन्स, जिसको हमने क्या बोला, बड़ा एनोइंग है यार ये, जिसको हमने क्या बोला, ग्रैना या ग्रैनम या इंटीग्रैनल या इंटेग्रैनल, क्या, इंटेग्रैनल थाइलोकॉइड भी बोल सकते हो इसको। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकॉइड एनक्लोजेस द स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। इस मेम्ब्रेन के, थाइलोकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ल्यूमन है। ल्यूमन को हमने और क्या कह सकते हो, देखो स्ट्रोमा कह सकते हो। स्ट्रोमल लेमेली और स्ट्रोमल थाइलोकॉइड, ये भी आपको बता दिया, देखो स्ट्रोमल लेमेली या स्ट्रोमल थाइलोकॉइड, जिससे एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक पूरा का पूरा ऐसा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन के अंदर ये एक सिक्का, उसके ऊपर दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा सिक्का, उसके ऊपर चौथा सिक्का, ये एक सिक्के का ढेर। एक सिक्के को क्या बोला, थाइलोकॉइड बोला, ढेर को क्या बोला, ग्रैना बोला। एक ग्रैना, एक ढेर दूसरे ढेर के साथ जुड़ा हो सकता है। कैसे जुड़ा होगा, एक डंडी टाइप या एक, ये देखो ये क्या है, ये एक डंडी टाइप कह लो, इसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमल लेमेली कह लो या स्ट्रोमल थाइलोकॉइड कह लो। ओके नेक्स्ट चलिए आगे राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स, अच्छा पहले हाँ तो रिवीजन हम बाद में देखेंगे। कितना टाइम हो गया हमें करते हुए, आधा घंटा हो गया। चलिए आधे घंटे में 2 हमने ठीक ठाक स्पीड पकड़ी हुई है, हो जाएगा आज का कार्यक्रम। अब रिवीजन, राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है, सीलिया फ्लैजिला है, नहीं अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है, फिर जाके हैं आपके पास। चलिए एक हम शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, या मुझे बस 5 मिनट दीजिएगा आप, लेट मी हैव सम 5 मिनट्स। ओके शॉर्ट ब्रेक है आपके लिए भी एक। ऐसा कोई बोले वॉशरूम जाना है, नहीं वॉशरूम नहीं जाना है, कुछ कार्यक्रम याद आ गया वो करना पड़ेगा पहले, ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप 5 मिनट के लिए ब्रेक मैं आपसे चाहता हूँ।
5 मिनट 2 मिनट बस, 1 मिनट में बस। आप तब तक बाहर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसको एंजॉय। यस, सो आई एम बैक हियर। आपका ब्रेक होता है खत्म। बोला कहाँ गए थे, हम आपको क्यों बताएं। इसके ऊपर रख के देख लेते हैं ना इसको। अच्छा पर ये तो चल ही नहीं रहा माउस। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, राइबोसोम्स की तरफ देखते हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, आपने राइबोसोम्स स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे पढ़ा है, आपने इसको वहां पे भी पढ़ा है, कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में। बट हम यहाँ पे कौन सा राइबोसोम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम होता है। सबसे पहले ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, जिसको पहले किसने देखा था, डेंस पार्टिकल्स की तरह देखा था। किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, एल डी के बाद ई आएगा। जॉर्ज पैलेट। गुड मॉर्निंग अरहम खान। अरहम खान जी, मेरे ख्याल आप ही थे ना जो सेल चैप्टर पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड ये तो पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप कहाँ से देख सकते हो, हाँ हमारे चैनल पे, चैनल्स वाला टैब जो है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। क्लास 11th के 2 पार्ट्स वहाँ पे आ चुके हैं, 1.5 घंटे के हैं दोनों। जब जागो तब सवेरा, यस, जब जागो तब सवेरा जी। हाँ जी, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। जब जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया तो क्या कहेंगे, पैलेट पार्टिकल्स भी कहेंगे। राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंड तो वहां पे भी नहीं थे, प्रोकैरियोट्स में तो कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है ना। और राइबोसोम्स का हमने एक फंक्शन देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स थे, वहां पे उसका फंक्शन क्या था, प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज का फंक्शन था वहां पे। अच्छा जी, अरहम खान जी आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, जो एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के, तो आप वहां तक बने रहें, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है, बस डिफरेंस किस चीज का है, साइज का। और साइज मैंने आपको क्या बताया था उस लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में सॉरी, कि राइबोसोम्स का साइज अलग अलग हो सकता है जो बेस्ड होगा। नहीं, लेक्चर 1 में बताया था 80S 70S, दो तरह के राइबोसोम्स है ये देखो। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये तो चलो आपको पता ही है राइबोसोम्स किस चीज के बने होते हैं, ये तो आपको इतना जनरल तो आइडिया आपको होगा ही, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S। ये जो हमारे में है, जो यूकैरियोट्स में, वो कैसे हैं 80S, और प्रोकैरियोट्स के हमने कैसे देखे थे 70S। अभी एस का क्या मतलब है, सबसे पहले हम एस को देख लेते हैं। एस क्या है, स्वीडबर्ग्स यूनिट है। स्वीडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट मतलब हम किसी चीज को घोल रहे हैं, कौन सी चीज कितनी घुल रही है, जो ज्यादा घुल रही है उसका एस ज्यादा होगा, जो कम घुल रही है उसका एस कम है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेजर है ये किस चीज का, डेंसिटी का, जो ज्यादा घुलेगी कम घुलेगी, ठीक है, वो डेंसिटी से रिलेटेड ही है ऑफकोर्स, साइज से रिलेटेड है ऑफकोर्स। अब ईच राइबोसोम की कितनी यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स है। ये देखो, ये है आपके पास फर्स्ट सब यूनिट, ये है आपके पास सेकंड सब यूनिट। ये क्या है यार अब, अच्छा ये कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया था। ये आपके पास सेकंड सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स हो जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स हो जाती हैं, और ये क्या बना लिया इन्होंने, राइबोसोम बना लिया। ये क्या है, राइबोसोम है। अरे यार लिखा नहीं जा रहा ना अच्छे से, चलो नो प्रॉब्लम, हम यहीं से पढ़ाते हैं, जो लिख के लेके आए हैं वही वही से पढ़ाता हूँ ना। अच्छा, 2-3 दिन ऐसे लाइव ही होगा मेरे ख्याल से, लाइव या रिकॉर्डेड में ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 सब यूनिट्स। अच्छा देखना, अब यूकैरियोट्स में जो 2 सब यूनिट्स हैं किसकी, 80S, यहाँ पे 80S आएगा, ठीक है ना। 80S की जो सब यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, 60S एंड 40S। बोला एक 60 एक 40, टोटल तो 100S आएगा, नहीं 100S नहीं आएगा, 80S आएगा। क्यों, बिकॉज ये आपका जनरल मैथमेटिक्स नहीं चल रहा, ये स्वीडबर्ग्स यूनिट है। और उसमें हम क्या देखेंगे, जब दोनों को मिलाकर हमने एक यूनिट बनाया तो वो कितना घुल रहा है, तो वो जितना घुल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है 80, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा 80, पी लो लस्सी। आगे
व्हेन टू सब यूनिट्स ऑफ 70s, अगर 70s राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स मिल रही हैं, कौन कौन सी होंगी वो 50s एंड 30s। ये भी ऑफकोर्स उसी पे बेस्ड है कि 50 और 30 को मिलाने के बाद जो ये राइबोसोम बना, ये कितना घुल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 70s है ये राइबोसोम। ठीक है, आगे बुक्स सजेस्ट करो बायोलॉजी की। तो देखो बुक्स अभी तो मेरे ख्याल से आपको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। अब तो आपको मॉक टेस्ट वाली बुक जो है वो ले लेनी चाहिए, बाकी तो आपको पता ही है यार। ठीक है, और सर मत कहा करो यार, भाई। ठीक है, भाई है। अगला साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के ऊपर आते हैं। साइटोस्केलेटन आपका इसके अगला दिया हुआ है, और इसमें एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा ही बताया हुआ है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। ऑफ कोर्स हर चीज़ देखो, आप कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता ही रहा हूँ मैं। देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम चल ही रहे हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे देखो प्लास्टिड में बताया पेरीक्लोरोप्लास्ट लेयर फ्लूइड, पेरीक्लोरोप्लास्ट कहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में बताओ। साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनेशियस, अभी फिलामेंटस भी है, प्रोटीनेशियस भी है। फिलामेंटस मतलब ट्यूबुलर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब फिलामेंट की तरह। आपको पता ही ना फिलामेंट कैसा होता है, सब जैसे ये है, ये क्या एक फिलामेंट है, किसके ऊपर, इसके ऊपर ये फिलामेंट हो गया एक, ठीक है ना। कोई भी बाहर की जरा आउटग्रोथ है जो थोड़ी लंबी है, उसको कहते हैं फिलामेंटस। प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और इसके आपने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक आपने पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये आपने तीन तरह के पढ़ने हैं, और आपको पता होना चाहिए इनका डायमीटर का डिफरेंस, इनके डायमीटर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो नाम से पता चल रहा है इसका डायमीटर बीच में है दोनों के, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के। और माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट में से किसका डायमीटर ज़्यादा है, माइक्रोट्यूब्यूल का ज़्यादा है। ये हम आगे देखते हैं। अब क्या है ना, जैसे ये सेल है, ये पूरा सेल है, अब इसके ऊपर ऐसे क्या है ना, जाले जाले से हैं। देखो लेट मी जस्ट यूज द ड्रॉ शेप्स में से लाइन। ये देखो जाला, एक ऐसा जाले जाले, ये जाले जाले हैं। तो ऐसा मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ जाले जाले टाइप से हैं, जो कि प्रोटीनेशियस फिलामेंटस चीजें हैं, जो कि क्या बना रही हैं, स्ट्रक्चर बना रही है पूरे सेल का। देखो स्ट्रक्चर बन रहा है इससे नहीं। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ ये मोटिलिटी में भी मदद करेगी सेल की। अब बोले मोटिलिटी में कैसे मदद कर सकती है, देखने में तो लग नहीं रही है मोटिलिटी में मदद करेगी। मोटिलिटी में कैसे मदद करेगी, आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मोटिलिटी में मदद कर रही है। अब ये कैसे मोटिलिटी में मदद कर रही है, इसमें एक चीज आई है, चलो वो आगे आगे देखेंगे जब हम सीलिया और फ्लैजिला करेंगे ना, वहीं पे देखते हैं इसको। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं पे आते हैं वापस। ये देखो, ये ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या है, ये क्या है आपके पास, साइटोस्केलेटन। ये क्या बना दिया मैंने, साइटोस्केलेटन। ये ऐसा एक फिलामेंटस है, प्रोटीनेशियस है, जो कि पूरे सेल को ऑल ओवर कवर कर रही है, और ये सेल को क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है, स्ट्रक्चर दे रही है, और शेप को मेंटेन कर रही है सेल का। ठीक है ना, सेल की जो शेप है वो इससे मेंटेन रहेगी, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। दे ऑल्सो रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो, अब ये है तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन भी रेगुलेट हो जाएगी पूरे सेल में, कि कौन सा ऑर्गेनल कहाँ पे होगा, कौन सा ऑर्गेनल कहाँ पे होगा। ठीक है ना, और इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है ये चीज़। ठीक है ना, ये आपको दिख ही रहा है यार, ये जो फ्लूइड टाइप सा है फिलामेंटस है, इन ये कर नहीं देगी क्या ट्रांसपोर्टेशन में मदद, कर ही देगी ऑफकोर्स। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं हम, साइटोस्केलेटन कह देते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, शेप को मेंटेन कर रही है। अब मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रही है, चलो पहले उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं। इसका डायमीटर भी दे रखा है मैंने आपको यहाँ पे। माइक्रोट्यूब्यूल का तब सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया ही था 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर है सबसे कम, और बीच में इंटरमीडिएट है 10 नैनोमीटर फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उनके लिए 10 नैनोमीटर है। अगला आगे बढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की तरफ। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया यहाँ पे स्पेलिंग देखो गलत है, तो थोड़ा आप इसको चेंज कर लेना। हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। अब देखो आपने फ्लैजिला तो पढ़ा ही है ना, फ्लैजिला किसका पढ़ा है आपने, बट आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला। अब यूकैरियोट्स में भी देखो, यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला होता है। अब ये कैसे होगा वो देखना। एक ये है आपके पास बेजल बॉडी, ये रहा हुक, और ये रहा फिलामेंट। फिलामेंट मैं सिंगल ही बना देता हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाना वो ऐसा। ठीक है ना, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। अच्छा, जो जो यहाँ पे लिखा है अगर आपने वो कर लिया, मतलब आपके नीट के क्वेश्चंस जो हैं वो पार हो ही जाएंगे। अभी मैंने आगे नीट के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, आप वो देखना, बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या है, बेजल बॉडी है, बेजल बॉडी। ये है आपके पास हुक पार्ट, हुक पार्ट है ये।
है ना। और ये क्या है, फिलामेंट है, ये है आपके पास फिलामेंट, ठीक है। तो देखना, हेयर लाइक आपको दिख रहा है, आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, ये आपको याद रखना है कि किसकी आउटग्रोथ, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ। दे प्रोड्यूस करंट इन लिक्विड मीडियम टू हेल्प इन लोकोमोशन और पासेज ऑफ सब्सटेंस। ऑफ कोर्स ये हिलेगा लिक्विड में, जिस भी लिक्विड में है वहां पे ऐसा करंट टाइप सा फैल जाएगा। करंट क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो होना, तो वहां पे लिक्विड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पासेज या लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट पूरे बॉडी की होनी स्टार्ट हो जाएगी। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट सीलिया आर स्मॉलर। अब सीलिया और फ्लैजेला जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। ओके ओके, बाय बाय अरबा क्या नाम था आपका, अरहम खान जी। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट सीलिया आर स्मॉलर। ये दोनों स्ट्रक्चरली तो सिमिलर हैं, सीलिया कैसा है, स्मॉलर है और ज्यादा नंबर में है। अच्छा, जो रिकॉर्डेड देखेंगे ना उनको मैं बता दूं, वो 2x पे देख सकते हैं, 2x पे थोड़ा आसान रहता है, ठीक है ना। वैसे तो मैं बोलता इतना तेज हूँ, ठीक है। फ्लैजिला कैसे लॉन्गर होंगे, अब देखो जो चीज़ ज़्यादा लंबी है वो कम होती है नंबर में, तो ये कम है, फ्यूअर इन नंबर। बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, अब देखो ना बेसल बॉडी जो है वो किससे बनी है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अभी आपको पढ़ना है आगे, तो वो ये हम वहीं पे देखते हैं। हुक एंड फिलामेंट, हुक एंड फिलामेंट किससे बना है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स से बना है। माइक्रो ट्यूब्यूल क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन बॉडीज हैं। ओके, माइक्रो ट्यूब्यूल क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन बॉडी है, जिससे क्या बना है, हुक और फिलामेंट पार्ट। मतलब ये जो ऊपर वाले दो पार्ट्स हैं ये किसने बनाए, ये बनाए माइक्रो ट्यूब्यूल ने। नीचे वाला पार्ट बनाया है माइक्रो फिलामेंट ने, क्योंकि माइक्रो फिलामेंट से ही क्या बना होता है, सेंट्रियोल, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल से बना नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाले दो पार्ट्स किससे बने हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल से। देखो ये रहा बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, हुक एंड फिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल। आगे अब ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहाँ पे चिपका रखा है। देखो इससे पहले हम अपना एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो ऊपर आपको दिख तो रहा है, बट फिर भी हम एक खुद का डायग्राम बनाना चालू करते हैं। कहाँ पे है, ड्रॉ शेप्स से जाएंगे, और कोई शेप नहीं है क्या यार, चलो हम अपना ही बनाते हैं, पेन की मदद से कोशिश करते हैं बनाने की। देखो जैसे यहाँ पे ये एक और ये दो, अब ध्यान से समझना ये कैसा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है डायग्राम में, ये कैसा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है कईयों को। अब देखना, जैसे ये वायर है, मान लो ये वायर की जगह, जैसा ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ और ये इसके ऊपर से जो है ये निकला हुआ है क्या, फ्लैजिला या सीलिया, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये ऊपर क्या है, सीलिया या फ्लैजिला है। मान लो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ऊपर से कट किया, तो मुझे कैसा दिखेगा, गोल। अब ये तो एक सिंगल वायर आप लेंगे तो गोल ही दिखेगा ना, ऑफकोर्स गोल दिखेगा, ठीक है ना, गोल दिखेगा। तो वो गोल स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, देखो देखो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या सबको, ये देखो ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये क्या है, सीलिया है या फ्लैजिला है। अब देखो इसमें ऐसे आपको दो गोले दिख रहे होंगे बाहर की तरफ, ये देखो दो ये दो ये दो ये दो ये, चार और पांचवा गो, पांचवें दो, छठवां दो, सातवां दो, आठवां दो और नौवां दो, ऐसे कितने दो गोल गोल जो आपको दो दो दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे डबलेट। इसको क्या बोलेंगे, डबलेट, क्योंकि दो है ना तो डबलेट बोलेंगे। ज्यादा होते, तीन होते तो ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रियोल में, तो उसमें सॉरी सेंट्रोजोम में, तो उसमें तीन होंगे, वो हम आगे आएंगे उस पर भी। सेंट्रियोल में तीन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, डबलेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबलेट बोलेंगे। और ये कहाँ पे है, साइड पे है, जो भी चीज साइड पे होती है उसको हम कह देते हैं पेरीफेरल। तो ये है पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल। क्या बताया, माइक्रो ट्यूब्यूल, क्योंकि किससे बने, माइक्रो ट्यूब्यूल से बने हैं, पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल। अब इसको देखो, ये बना दिया मैंने एक डबलेट, ये बना दिया मैंने दूसरा डबलेट, कैसा अजीब सा डबलेट है ये आपका आ गया तीसरा डबलेट, ये आ गया चौथा डबलेट, ठीक है। ओके, कोई तो है जो हार्ट 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 कर रहा है, नाइस यार, ये मुझे लगा नहीं था यार सबको शो होता होगा जो हार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं तो करते रहिए, मतलब बढ़िया है, ओके। ये चौथा डबलेट, ऐसे कितने कितने डबलेट हैं, 9 डबलेट। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, बन तो वैसे नहीं रहा अच्छे से, बट फिर भी कोशिश तो करते हैं ना। ये पांचवा डबलेट आ गया, ये आ गया छठवां डबलेट, कौन है, खुशी देवगन। माइक्रो ट्यूब्यूल मतलब, अच्छा माइक्रो ट्यूब्यूल का क्या मतलब है, देखो माइक्रो ट्यूब्यूल क्या होता है, एक साइटोस्केलेटन बॉडी है। साइटोस्केलेटन बॉडी क्या होती है ना, जैसे जो स्ट्रक्चर बना रही हो किसी चीज का,
उसको हम कह देते हैं साइटोस्केलेटन बॉडी। इसका नेचर क्या होगा? प्रोटीन से बनी होती हैं साइटोस्केलेटन बॉडी, फिलामेंटस होती हैं, फिलामेंट की तरह होती हैं। देखो ये जो है ना, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। बताइए, ऐसा एक ऐसा चीज है ना, ऐसी कोई फिलामेंट की तरह है। इसको अगर ऊपर से काटोगे तो कैसे दिखेगा? गोल दिखेगा। और ये ऊपर से काट के कैसा दिखाया हुआ आपको? इसीलिए गोल दिखाया हुआ। देखो देखो खुशी देवगन जी, आई होप सो आपको नाउ क्लियर हो गया होगा ये कि ये जो मैं है माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। तो देखो कितने बना दिए हमने, 3 4 5 6 7, ये आ गया 7वां डबलेट। इसके डबलेट हैं, दो दो हैं जो साथ साथ में जुड़े हुए हैं। ये आ गया आपके पास 8वां डबलेट, और ये आपके पास आ जाएगा फिर 9वां डबलेट। ऐसे 9 डबलेट्स हैं आपके पास। तो हम इसको लिख देते हैं 9। पहले बाहर वाला लिखेंगे फिर अंदर वाला। अब इसके अंदर आप देखें सिंगलेट दिख रहे हैं आपको, 2 सिंगलेट दिख रहे हैं। एक सिंगलेट ये रहा, दूसरा सिंगलेट ये रहा। तो वो भी बना देता हूं। देखो ये मैंने अंदर का एक सिंगलेट बनाया और ये मैंने अंदर का दूसरा सिंगलेट बनाया। सिंगलेट्स को और इसके बीच में, बाहर वाले के और अंदर वाले के बीच में एक ऐसे आपको शीथ दिख रही है, लूज सेंट्रल शीथ जिसको कहेंगे। ये देखो ये है आपके पास शीथ। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, अब ध्यान से समझना है आपको। ये जो है ये ऐसे इसके साथ जुड़े हुए होंगे। देखो जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या सबको? ऐसे देखो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये आई होप सो आपको दिख रहा हो। भागवत सल्वे, आई होप सो मैं आपका नाम करेक्टली ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इफ नॉट देन आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये देखो ये आपके पास ऐसे जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? जिससे जुड़ा हुआ है उसको क्या देते हैं हम? रेडियल स्पोक। और आपको कितने ऐसे मिलेंगे? देखो 2 हैं, डबलेट हैं, पर फिर भी एक ही रेडियल स्पोक जाएगी एक से। देखो ये ऐसे आपको रेडियल स्पोक्स दिख रही हैं। तो कितनी रेडियल स्पोक्स हो जाएंगी? 9 रेडियल स्पोक्स हो जाएंगी। हाय सर, हाय, थैंक यू भैया। यस, ये बढ़िया है, भैया बोलना। यस, तो ये क्या है? माइक जो सर लिख रहे हैं, प्लीज़ भैया बोलो यार, आपकी उम्र का ही हूँ मैं, शायद आपसे छोटा ही हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपके पास रेडियल स्पोक। ये देखो रेडियल स्पोक, ये सेंट्रल शीथ, ये भी बता दिया आपको मैंने, सेंट्रल शीथ। तो अंदर कितने? 2, बाहर कितने? 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका सीलिया फ्लैजिला है उनका कैसा एरे है या कैसा अरेंजमेंट है? 9+2 एरे या अरेंजमेंट। अब जो ये है आपके पास, ये डबलेट्स, ये भी एक डबलेट है, ये एक डबलेट है ऐसा। ठीक है ना? ये जो डबलेट्स हैं ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये कैसे जुड़े हुए होंगे? ये देखो, ये है आपके पास इंटर डबलेट का ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। इसको मैं मिटा के दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ये मैंने ब्रिजिंग बनाई है ना दोनों डबलेट्स के बीच में। डबलेट्स हैं अलग अलग, डबलेट्स के बीच में ब्रिजिंग दिखाते हैं। चलो ये देखिएगा, लाइन की मदद से दिखा देते हैं, ड्रॉ शेप्स लाइन। ये देखो ये एक ब्रिजिंग है, ये दूसरी ब्रिजिंग है। ये क्या है? इंटर डबलेट के बीच की ब्रिजिंग को क्या कहेंगे? इंटर डबलेट ब्रिजिंग कहेंगे। देखो ये आ गया ऐसा, ये अगले डबलेट के बीच में। ठीक है ना? ये इससे अगले डबलेट्स के बीच में भी होगी ऐसे। देखो ये क्या है? इंटर डबलेट ब्रिजिंग है। अब इंटर डबलेट ब्रिजिंग तो हो गई, पर अगर आप देखें तो सिंगलेट्स के बीच में भी तो है एक ब्रिजिंग। देखो डायग्राम, जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है उसको देखो, सिंगलेट्स के बीच में भी एक ब्रिजिंग है। देखो उसको क्या कहेंगे? इंटर सिंगलेट ब्रिजिंग कह देंगे। उसको क्या कह देंगे? इंटर सिंगलेट ब्रिजिंग कह देंगे। ये देखो ऐसे। तो ये आपका पूरा डायग्राम है, एक स्पोक तरह का आपको डायग्राम दिख रहा है। और इसमें आपको यहाँ पे भी कई सारे स्ट्रक्चर्स और दिखाए हुए हैं, तो वो आप देख लेना ना यार, एनसीईआरटी के डायग्राम में आप इसको मैच कर लेना। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये आपके सिंगलेट्स हैं। ये आपके सिंगलेट्स जो सेंटर में है वो क्या है? सिंगलेट्स। ये सिंगलेट नंबर 1, सिंगलेट नंबर 2। सेंटर में 2 सिंगलेट्स हैं तो उसको हमने लिख दिया 2। सिंगलेट का नंबर हम लिखेंगे बाद में, जितने सिंगलेट्स हैं वो बाद में। डबलेट कितने? 1 डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट, 4 डबलेट, 5 डबलेट, 6 डबलेट, 7 और 8 और 9 डबलेट आपको दिख रहे हैं। तो डबलेट का नंबर लिखते हैं पहले। तो 9+2 अरेंजमेंट किसका? सीलिया का। ये हम सीलिया का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये डबलेट्स जो हैं वो जुड़े हुए होंगे सेंट्रल शीथ के साथ। ये देखो ये जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको सबको, सेंट्रल शीथ के साथ जुड़े हुए होंगे। कैसे जुड़े हैं? इनको हम क्या कह देंगे? भैंस के आंख। हॉर्न बजा लो यार, हैं तो पागल लोग, हॉर्न बजा के जाएंगे गधे। चलो जय श्री कृष्ण, राम राम। हम अपनी बुद्धि, अपनी जो भाषा है उसको क्यों भ्रष्ट करें। ये क्या है? रेडियल स्पोक्स हैं। ये क्या है? रेडियल स्पोक्स हैं जिससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं एक बार।
ये आपने देखा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स, शोज 9+2 एरे, 9+2 अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये देखो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बट अब इसकी हम रीडिंग वगैरह भी कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। रेड कलर नॉट विजिबल प्रॉपरली, अच्छा ओके, रेड कलर इज नॉट विजिबल, तो कोई बात नहीं, हम आगे देख ही रहे हैं बाकी। अच्छा यार, उस साइड का दिख नहीं रहा होगा ना, नीचे वाला, यार मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी आगे से ये चीज़ ध्यान रखते हैं। और क्या कह सकते हैं, देखो क्या है इसके बारे में, आपको क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइंस भी लेके आया हूं मैं। सीलिया वर्क्स लाइक ओर्स, ओर्स मतलब ऐसे चलता जाएगा, सीलिया क्या, ऐसे देखो, जैसे ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के ऊपर सीलिया होते हैं, आपको पता ही होगा ये तो ये मैं पैरामीशियम का सेल बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का कुछ शेल है पैरामीशियम का, यहाँ पे उसका एक अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कह देते हैं, सीलिया कह देते हैं। अब ये क्या करेंगे, ओर्स की तरफ, ओर की तरह जो है चलेंगे। इससे क्या होगा, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग, या तो सेल मूव कर जाएगा या तो इसकी सराउंडिंग का पानी पीछे चला जाएगा। पानी पीछे चला गया तो मतलब सेल खुद ही आगे चला गया ना, रिलेटिव मोशन से, ठीक है ना। तो या तो सराउंडिंग्स फ्लूइड आगे पीछे हो जाएगा, या तो सेल आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर एज फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, फ्लैजिला हमेशा सेल को ही मूव करवाएगा, फ्लैजिला आसे पासे के सरफेस को मूव नहीं करवाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज डिफरेंट, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है ना। इनका अब बता ही दिया मैंने आपको, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे, द कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इज नोन एज एक्सोनीम, जो ये हमने देखा ये क्या है, एक्सोनीम के अंदर ही है। जो भी फ्लैजिला या सीलिया है उसको हमने काटा, तो अंदर जो भी मटेरियल है वो किसके अंदर है, एक्सोनीम के अंदर ही है, तो उसके कोर को हम क्या कह देते हैं, एक्सोनीम कह देते हैं, ठीक है। विच हैज 9 डबलेट्स, वो हमने देख लिया, 9 डबलेट्स हैं। रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बताया तो है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो कि कैसे, रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है। ये देखो, रेडियली अरेंज्ड है, पेरिफेरल है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में लोकेटेड एक पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, सेंट्रल ट्यूब्यूल जिनको हम कहेंगे, कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, जो ब्रिजेस से कनेक्ट है। देखो ब्रिजेस को क्या बोलते हैं हम, इंटर सिंगलेट। ये वाला ब्रिज कौन सा है, इंटर सिंगलेट, जो बीच में ब्रिज है, सिंगलेट्स के बीच का ब्रिज है, इंटर सिंगलेट ब्रिज। कहां गया, ये रहा, इंटर सिंगलेट ब्रिज। मोर ओवर दे आर इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ ने भी इसको घेरा हुआ है, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो दो ट्यूब्यूल्स डबलेट में से, डबलेट में दो ट्यूब्यूल्स, उनमें से किसी एक ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, बाय रेडियल स्पोक्स। ये पता नहीं क्या लिख गया यहाँ पे खुद ही, बाय रेडियल स्पोक्स। आगे चलते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की तरफ, ठीक है ना। तो ये देखो, ये सब हमने कर लिया सीलिया फ्लैजिला। अब आएंगे सेंट्रोजोम और अच्छा ये सेंट्रोजोम सेंट्रियोल बचा, न्यूक्लियस बचा, और फिर आपके बचेंगे क्रोमोसोम्स। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, बड़े सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, बड़े सारे का मतलब 10-12 नहीं है, बहुत है, 35 है शायद, 35 क्वेश्चन है सो सॉरी, जो कि ऑफकोर्स पूरे चैप्टर में से ही है। यस, लेट्स मूव अहेड। ये देखना, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रोजोम है वो सेंट्रियोल से ही बना होता है, ध्यान रखनी है ये चीज। ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील। अब सेंट्रियोल से शुरू करते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल से सेंट्रोजोम बने, तो पहले सेंट्रियोल को समझ लेते हैं। हर एक सेंट्रियोल का एक कार्ट व्हील की तरह अपीयरेंस है, वो दिखाओ, ये देखो, ये दिख रहा है सबको, कार्ट व्हील अपीयरेंस, ये सब, ये जो है कार्ट व्हील अपीयरेंस, ये देखो बीच में ऐसा, और ये स्पोक्स टाइप दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कार्ट व्हील अपीयरेंस इसको हम कहते हैं। और इसमें कैसे, वो भी 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स। अब देखो उसका स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, 9+2 एरे, ये उसी की तरह है, उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर भी है। मतलब सेंट्रोजोम में भी क्या है, वही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। यस, ठीक है ना, सेंट्रोजोम में वही चीज है, बस यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 9+0, मतलब सिंगलेट वगैरह सेंटर में जो है कोई भी नहीं है। सेंटर में क्या है, इसमें प्रोटीनेशियस लेयरिंग है, प्रोटीनेशियस कवरिंग है, मतलब प्रोटीन भरा हुआ है सेंटर में, और उस प्रोटीन को हमने क्या कह दिया, हब कह दिया। आगे पढ़ेंगे वो भी हम, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें भी 9 ही हैं, और वो कैसे हैं, ट्रिपलेट्स हैं। वो कैसे हैं, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स।
ओके, ट्रिपलेट्स हैं इसमें भी, उसमें क्या थे, डबलेट थे। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है। दीज ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड टू द सेंट्रल पार्ट, और ये सेंट्रल पार्ट से इंटरलिंक्ड है। प्रोक्सिमल रीजन के सेंट्रल पार्ट है इंटरलिंक्ड है। सेंट्रियोल में एक रीजन है प्रोक्सिमल रीजन, वहां पे सेंट्रल पार्ट में क्या है, मैंने आपको बताया प्रोटीनेशियस है। प्रोटीनेशियस है उसको क्या कह देते हैं हम, हब कह देते हैं। देखो लिखा हुआ सब जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए बोलने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो लिखा वो देखो आप। डिस्कनेक्टेड विद द ट्यूब व्यूज ऑफ, नो इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड है। कनेक्टेड विद द ट्यूब, ट्यूब के साथ कनेक्टेड होंगे पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, कैसे, रेडियल स्पोक्स, इसमें भी रेडियल स्पोक्स हैं। विच आर अगेन मेड अप ऑफ, वो भी कैसे बने, प्रोटीन्स के बने हैं। देखो ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और वो भी प्रोटीन का, रेडियल स्पोक्स जो है वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। सेंट्रियोल जो है वो क्या बना रहा है, बेसल बॉडी किसका, सीलिया का एंड फ्लैजिला का, ये तो हमने देख ही लिया। स्पिंडल फाइबर भी यही बनाता है, तो सेंट्रियोल से काफी कुछ बन रहा है। देखो सीलिया, फ्लैजिला का बेसल पार्ट और स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या है, जो सेल डिवीजन होती है ना उसके, उसमें मदद करता है ये, ठीक है ना, उसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो मदद करते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये देखो, ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है आपके पास, सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। ऊपर जो है ये क्या है, सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल्स हैं, मतलब जो कैसे हैं, देखो ये भी 9 सेंट्रियोल्स हैं। ये देखो एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट, पांचवा ट्रिपलेट, छठवां ट्रिपलेट, सातवां, आठवां और ये रहा नौवां। तो कितने ट्रिपलेट्स हो गए, 9 ट्रिपलेट्स हो गए। कितने ट्रिपलेट्स हो गए, 9 ट्रिपलेट्स हो गए तो ये क्या है आपके पास, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, जिसमें 9 ट्रिपलेट्स। ये देखो ये एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, सेंटर में कुछ भी नहीं, सेंटर में ये क्या, हब है, ठीक है ना, सेंट्रल रॉड या हब और 9 स्पोक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रोजोम, अब सेंट्रोजोम कैसे बनता है, ये जो सेंट्रियोल है, जैसे ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, इसको कट करेंगे तो आपको वही पीछे ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा जो ऐसा है ना, ये कट करेंगे तो आपको ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये परपेंडिकुलरली ऐसे जुड़े हुए हैं, परपेंडिकुलरली जुड़े हुए हैं और इनके आसपास एक अमॉर्फस क्या है, अमॉर्फस पेरीसेंट चलो रीड करते हैं यार। सेंट्रोजोम इज यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने क्या कहा, सेंट्रियोल कहा। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। विच आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रलर मटेरियल्स, बोथ द सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने देख लिया क्या, सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर, सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। आगे चलिए न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, तो काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं एंड आफ्टर द न्यूक्लियस आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। नहीं, क्रोमोसोम्स बच जाएंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँ, जहाँ तक मुझे याद है, याद ही है वैसे तो 35 ही है मेरे ख्याल। देखना आप ध्यान से क्या करेंगे हम अब। हाँ जी, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल, ये क्या है, अब पेन नहीं सिलेक्ट हो रहा है, वाटर कलर ब्रश, यस, लार्जेस्ट है, डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल है, जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये तो सबको पता ही है। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल की कौन सी एक्टिविटी होनी है, कहाँ तक होनी है, कितनी होनी है, ये सब कंट्रोल करेगा। और जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर मोर ओवर, ठीक है ना और किसने डिस्कवर किया था इसको, रॉबर्ट ब्राउन ने। और उस जेनेटिक मटेरियल को और किस चीज का बना होता है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, इन सब का बना होगा ये भी, ठीक है ना। और इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर कहीं कहीं पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के फोल्ड होने के कारण बन जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप है वो फोल्ड होगी, देखना जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये फोल्ड हो गई, ऐसे ऐसे है ये आपके पास, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे एक और आएगी इसी तरह से। अब देखो ये फोल्ड हो गई, फोल्ड होने के कारण ये क्या बन गया, पोर बन गया। इसको हमने क्या कह दिया, यहाँ पे लिखा है क्या, ये अगले पेज पे लिखा, अगले पेज पे होगा, ठीक है ना। ये रहा न्यूक्लियर पोर, ठीक है व्हाट वी कॉल्ड इट, न्यूक्लियर पोर। इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। इट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इन मेम्ब्रेन के बीच की इन मेम्ब्रेन्स की स्पेस को, बीच की स्पेस को क्या कह दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
क्लोरोप्लास्ट के बीच की पेरी क्लोरोप्लास्टल स्पेस और इसके बीच की पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें कहीं ना कहीं आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे होंगे। यार ये मेले से आए हुए हैं क्या, पकड़ के लेकर आए हैं क्या, बजा रहे हैं बाहर कब से? ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये चला जाएगा जब सेल डिवीजन हो रही होती है। ये हम पढ़ेंगे कब, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी हमने पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे इसको आगे कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये चला जाता है कहाँ, ठीक है, प्रोफेज में ही ये चला जाता है वैसे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आता कहाँ पे है, आता कब है वापस, टीलोफेज पे। ये आप टर्म से घबराना मत, अगले चैप्टर में ये टर्म्स आएंगे ही। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। जो न्यूक्लियस का मटेरियल जिसको हमने स्टेन कर दिया बेसिक डाई से, मतलब जो स्टेन को ले रहा है, स्टेन को ले लिया, उसको हमने क्या कह दिया, क्रोमैटिन कह दिया। ये मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है बंदा, जो भी है, मैंने देखा भी नहीं, फ्लेमिंग ने इसको नाम दे दिया क्रोमैटिन, ठीक है ना। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सुनाई दे रहा है, मैं यही देखना चाहता था। मैं बोलूँ ऐसा तो नहीं बोली जा रहा मैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस, हाँ अच्छा, मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब नॉन डिवाइडिंग, इंटरफेज मतलब नॉन डिवाइडिंग, दो डिविजन्स के बीच का एक पीरियड होता है उसको कहते हैं इंटरफेज। वहां के न्यूक्लियस में हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं जिनको हमने क्या कहा, क्रोमैटिन। अब देखो क्रोमैटिन है आपके पास, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर क्रोमैटिन होगा, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा, ठीक है, और स्फेरिकल बॉडीज जिनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलाई। मैंने आपको न्यूक्लियोलाई का नाम तो पहले भी बता ही दिया था, बट इसका मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में इस लेक्चर में, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे आगे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER मेनली, वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और आउटर मेम्ब्रेन पे और क्या होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, देखो ये रहा राइबोसोम्स है इसके ऊपर। द रफ न्यूक्लियर पोर, नहीं, द न्यूक्लियर पोर्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, जो न्यूक्लियर पोर है वहां से क्या क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, RNA का मूवमेंट हो सकता है, प्रोटीन्स का मूवमेंट हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट ये वेरी कर सकता है, किसी सेल में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी सेल में कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी में हो ही ना। जैसे अगर मैं बात करूं सीव ट्यूब्स की, देखो यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ये सीप्ड नहीं है, ये सीव है, मैंने ना एक्चुअली बोल के टाइप किया हुआ है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो गई होगी लिखने में, टाइप होने में। सीव है ये, सीव सेल्स या सीव ट्यूब जो हैं, या हमारे ह्यूमन बॉडी में जो RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, वहां पे हमारे पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। आगे देखिए, बिकॉज RBCs में क्यों नहीं होता ये, बिकॉज उसको हेमोग्लोबिन को कैरी करना है तो वो जगह बना लेता है, इसको हटा देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस क्या है वो हम देखते हैं। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ये रही RNA सिंथेसिस के बारे में। ये भी आपका क्या है, PY क्यों है नीट का, देखो ये rRNA मतलब राइबोसोमल RNA बनाएगा ये, ठीक है। राइबोसोमल RNA बनाने की जो है काम ये करता है। देखना ध्यान से इसको, क्या कहा गया, न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसका कंटेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मोर ओवर इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। अब देखो RNA जो है वो 3 तरह के होते हैं, RNA आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से RNA हो सकते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, आप इसको नोट कर लो, वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, जो मैसेज, अगर कोई मैसेज कैरी करना है न्यूक्लियस उसको बोलेगा ये वाला मैसेज पहुंचाना है तो वो पहुंचा देगा, और वो प्रोटीन भी बनाता है। mRNA से प्रोटीन कौन कौन बना सकता है, RNA जब mRNA के ऊपर लग जाएंगे तो वो प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है ना। राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA नाम से पता चल रहा है राइबोसोम्स पे है, ठीक है। और एक है आपके पास tRNA, ट्रांसफॉर्मर RNA। चलो वो सब हम आपको ये सब वैसे जानने की जरूरत नहीं है, बस मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि जो mRNA है वो कौन बना रहा है, वो आपका बना रहा है न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अलग अलग जगह पे, मतलब देखो अगर न्यूक्लियस दिख नहीं रहा,
सेल डिवीजन के टाइम मैंने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया, तो उसमें क्रोमोसोम्स तो दिखते ही है ना, देखो ये होता है क्रोमोसोम्स, आगे पढ़ोगे इनके बारे में। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये NON है। मैंने कहा मैंने बोल के टाइप किया तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNA भी है, ठीक है ना, किसमें, क्रोमैटिन में या क्रोमोसोम में। आगे चलते हैं। अ सिंगल ह्यूमन सेल, जो हमारा ह्यूमन सेल है उसमें क्या क्या है, उसमें लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है डीएनए हमारा, और देखो कितना कॉम्पैक्ट होके, कितना पैक होके वो बैठा होता है इतने से न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऊपर मेरे ख्याल, हाँ ऊपर तो दिख ही रहा है आपको, ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए से, डीएनए के ऊपर जब कुछ प्रोटीन्स जुड़ेंगे, कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाएंगे, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा ऐसा क्रोमैटिन। ये क्या है, क्रोमैटिन, जो थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। ये डीएनए था, डीएनए और कंडेंस हो गया तो उसको बोल दिया हमने क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में जब और प्रोटीन्स आ गए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों जुड़ गए जब क्रोमैटिन में, तो क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अब थोड़ा सा हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे आगे। क्रोमोसोम ही है मेरे ख्याल, हाँ क्रोमोसोम ही है। देखना, क्रोमोसोम के दोनों साइड पे क्या होता है, काइनेटोकोर होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। ये देखो, ये मैंने बनाया एक काइनेटोकोर, इसको मैं ना किसी और कलर से बनाता हूँ काइनेटोकोर्स को और सेंट्रोमेयर को। एक तो आज सारे बुलेट हमारी गाड़ी गली में आज ही चलने हैं, बुलेट्स जो होते हैं, बाइक वगैरह, बुलेट वगैरह सब आज ही चलाएंगे। ये चलना, चलना मतलब देखना। ये क्या है, काइनेटोकोर, ये क्या है, काइनेटोकोर। और इनको जो दो क्रोमैटिड्स हैं, इनको पकड़ के किसने रखा है, सेंट्रोमेयर ने। ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। देखना एक क्रोमैटिड कहां से कहां तक है, देखो ये, यार ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, दिस कलर इज नॉट विजिबल, तो हम येलो से दिखाते हैं। येलो भी नहीं दिख रहा यार, दिख क्या रहा है फिर इसमें, वाइट बैकग्राउंड पे कुछ चल ही नहीं रहा यार। ये जो है ना, ये एक क्रोमैटिड और ये है आपके पास दूसरा क्रोमैटिड। तो दो क्रोमैटिड हैं एक क्रोमोसोम में, जब वो डिवाइड वगैरह कर रहा होता है तो उसमें दो क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड, इनको पकड़ के रखा किसने, सेंट्रोमेयर ने, जो कि क्या है, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हम यहां से रीड करते हैं इसको। अच्छा, एक जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। उसमें कितने, 46 क्रोमोसोम्स। देखो 2 मीटर में कितने सारे क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स हैं इन ओनली 2 मीटर में, ठीक है। ईच क्रोमोसोम विल बी विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम मैंने क्या कहा, डिवाइडिंग सेल में ही दिखते हैं क्रोमोसोम। जब डिवाइड हो रहा होता है ना, तो क्रोमोसोम आते हैं। क्रोमोसोम पहले तो मैंने आपको बताया होगा शायद, नहीं आपको नहीं बताया, मैंने जीत 12th वाले उसमें करवाया है, आपको नहीं करवाया होगा। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो मेटाफेज में, जब मेटाफेज आता है तो खुद को अरेंज कर लेते हैं मेटासेंट्रिक प्लेट में। आप अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है क्लास 11th का, वहां पे पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। खुद को अरेंज करेंगे, एक तरफ से स्पिंडल आएगा, स्पिंडल कौन बनाएगा वो अब आप बताएंगे, वो अब आप बताएंगे। सेंट्रोमेयर से बनता है, मैंने बता ही दिया देखो, ठीक है। सेंट्रोसोम से बनता है स्पिंडल। स्पिंडल एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से आया, ऊपर वाले क्रोमोसोम अलग, नीचे वाले क्रोमोसोम अलग। मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, एक क्रोमैटिड ऊपर एक क्रोमैटिड नीचे, क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हमने क्या कह दिया, सेंट्रोमेयर कह दिया। सेंट्रोमेयर के दोनों साइड्स क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कह दिया, काइनेटोकोर। ये देखो, ये मैंने बनाया तो है काइनेटोकोर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, काइनेटोकोर्स हो गए। आगे चलते हैं। सेंट्रोमेयर होल्ड द 2 क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर दोनों क्रोमैटिड्स को पकड़ के रखता है। ये देखो, ये इस डायग्राम से आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा। ये क्या है, काइनेटोकोर है। ये क्या, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब अगर कोई एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है तो उनको हम क्या कह देंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कह देते हैं। और ये क्या है, सेंट्रोमेयर, ये जो सेंटर में है, इसने क्या किया, इस काइनेटोकोर को और इस काइनेटोकोर को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका न्यूक्लियस के बारे में है कि देखो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो आपको डार्क सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस कोई इसके बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियोलस की, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। सेंट्रोमेयर होल्ड द 2 क्रोमैटिड, ये तो बता ही दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको वही बताना था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये चीज़ बतानी थी मेरे को यहाँ पे। आगे मैंने उसी के लिए एक पेज छोड़ा होता, वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
कुछ रह तो नहीं गया बताना, नहीं। अब देखना, यहाँ पे मैं आपको मियोसिस का बता दूंगा अगर बताना होगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अब ये क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमेयर की लोकेशन कहाँ पे है उसके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। हाईलाइटर करते हैं यूज, देखो तो वाइट कलर से ये रेड कर लेते हैं। ये देखो सेंट्रोमेयर है, ये क्या, सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर मेटासेंट्रिक को देखना, मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमेयर कहाँ पे, सेंटर में है बिल्कुल, दोनों क्रोमोसोम्स के ना, जैसे क्रोमोसोम है तो बिल्कुल बीच में है, ये देखो ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है क्रोमेटिड्स का। यहाँ पे एक तरफ को है, देखो इस साइड थोड़ा छोटा है, इस साइड थोड़ा बड़ा है। अब शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म का एक नाम होता है, वो नाम भी आप लिख लें। शॉर्ट आर्म को हम क्या कह देते हैं, पी आर्म। शॉर्ट आर्म को हम क्या कह देते हैं, पी आर्म कह देते हैं शॉर्ट आर्म को, ठीक है ना। आगे लिखा ही हुआ है वैसे तो शायद टेक्स्ट में, शायद क्या मैंने लिखा ही हुआ था, फिर भी एक बार, बिकॉज इससे पी वाई क्यू आया हुआ है शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म से, ठीक है। शॉर्ट आर्म को क्या बोलेंगे, पी आर्म। और अभी लेटेस्ट ही आया है, मतलब लेटेस्ट मतलब 2019 में, तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई, 3-4 साल पहले की बात है। ये है पी आर्म, और लॉन्ग आर्म क्या है, क्यू आर्म। बोले इसको याद कैसे रखें, लॉन्ग पी है, शॉर्ट की पी है और लॉन्ग क्यू है। अब देखो क्यू बाद में आता है, बाद में आया मतलब लंबा खिंचा, लंबा खिंचा मतलब लॉन्ग आर्म, ठीक है। इसमें सेंट्रोमेयर और ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड हो गया, तो ये एक्रोसेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही कॉर्नर पे है, टर्मिनल पे है। अब इनके बारे में हम डेफिनेशन जो है लिखी हुई लिखित पढ़ लेते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमेयर, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर मिडल में है, इक्वल आर्म्स हो गई क्रोमोसोम की, ये एक आर्म ये दूसरी आर्म इक्वल हो गई दोनों। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे है फ्रॉम द मिडल, और वो एक शॉर्टर और एक लॉन्गर आर्म बना देता है। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा दूर था, बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। और एक्रोसेंट्रिक में क्या है, क्लोज टू इट्स एंड, एक एंड की तरफ को है, देखो एक एंड की तरफ को है, देखो कहाँ गया, ये देखो एक एंड, ये एंड है, ये अच्छा ये सैटेलाइट है, मतलब ये सैटेलाइट क्रोमोसोम में दिखाया हुआ उन्होंने एट्रोसेंट्रिक। सैटेलाइट क्रोमोसोम भी देखेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है, जहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन और बन जाएगी, एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो ये हो गई, अब इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों आर्म्स में बन जाती है, और वो हम देखेंगे आगे। फिर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंट्रोमेयर है, देखो शॉर्ट आर्म को हमने क्या कहा, पी आर्म, लॉन्ग आर्म को हमने क्या कहा, क्यू आर्म। इसमें 2019 में पी वाई क्यू भी आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, तो जो बच्चे अभी हैं, जो विद्यार्थी अभी हैं जो पढ़ रहे हैं, तो वो अभी वेट कर लें, हम अब 5-10 मिनट में पी वाई क्यूज़ करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। 35 पी वाई क्यूज़ लेके आया हूँ। अब देखो ये आपको दिखाया सैटेलाइट क्रोमोसोम, कि सैटेलाइट क्रोमोसोम में क्या है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गई। सेंट्रोमेयर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमेयर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे पीछे लिखवाया होगा मैंने, ये देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गई। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हमने क्या कह दिया, सैटेलाइट कह दिया, ठीक है। ये देखो अभी आपके पास है शेप के बारे में, कि जब क्रोमैटिड अलग अलग हो रहे होंगे, क्रोमैटिड अलग अलग हो रहे होंगे एनाफेज में, तो उनकी क्या क्या शेप होती है। अब ये मैं आपको अगले चैप्टर में भी लिखवाऊंगा दोबारा से, बिकॉज अगले में ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इसमें भी बताता हूँ, देखो ये है ऐसा, ये है ऐसा, देखो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम है मान लो एक, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक हो गया, मेटासेंट्रिक है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से अलग होगा, ठीक है। इस साइड स्पिंडल आया, इस साइड स्पिंडल आया, ये वी वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये जब जाएगा उस साइड तो कैसा हो जाएगा, ऐसे होकर जाएगा, देखना खींचेगा तो ऐसा होगा नहीं, एयर की तरफ उस साइड को जाएगा, तो ऐसे आपका वी शेप पर बन रहा है। और मेटासेंट्रिक की क्या शेप दी हुई है यहाँ पे, वी शेप ही तो, ये क्या है यार, वी शेप ही तो दे रखी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सब मेटासेंट्रिक की कैसी शेप दे रखी है, एल शेप दे रखी है, देखो आगे लिखवाया हुआ नहीं लिखवाया, चलो। सब मेटासेंट्रिक की कैसे शेप, एल शेप। एक्रोसेंट्रिक की देखो जे शेप, ये जे बन रहा है था, देखो जे शेप। और सेंट्रोमेयर की कैसी, टी शेप, सॉरी टीलोसेंट्रिक की कैसी शेप, टी शेप, देख लो। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ एवरीबडी। अब ये देखो फ्लू क्रोमोसोम्स हैव स्टेनिंग नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस कांस्टेंट लोकेशन पे सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्रोमोसोम की डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ये आपके पास हो गए टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स, ठीक है ना।
अब हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये आपके लिए देखो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, देखो खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, यहाँ तक खत्म है 35 पे। अच्छा ये आगे ऐसे ही क्वेश्चन 10 क्या, अच्छा मैंने क्वेश्चन 10 को कॉपी करके बनाया था ना तो इसलिए। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट्स का, 2-3 मिनट का ब्रेक है, जब तक मुझे एक और काम याद है जो मुझे करना है। ठीक है ना, तो आप 2 मिनट की ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यू आर हैविंग 2 मिनट्स ब्रेक, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, लिख के जाता हूँ। 2 मिनट्स की आपके पास ब्रेक है। सुसु ब्रेक नहीं है, मतलब सुसु नहीं जा रहा मैं, मतलब वॉशरूम नहीं जा रहा मैं, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज। चलिए ब्रेक आप एंजॉय करिए। यस, तो आई एम बैक। 2 मिनट भी नहीं लिए मैंने तो, मतलब वॉशरूम तो नहीं गया, ठीक तो लगी आप, बिकॉज ना एक मेरा, अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ चलो। एक मेरा पीछे एक और चैनल था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस पर मैंने ऐसे एक बार लाइव किया था, और मेरे को किसी ने कह दिया, मैं कहीं मतलब बाहर कुछ चेक करने गया था, कोई बाहर ठक ठक कर रहा था, पता नहीं क्या, ये मेरे ख्याल सच में वॉशरूम में गया होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, तो कुछ ऐसा ही था। और उसने लिखा सू गए थे क्या, मैं इतना गुस्सा हो गया था उस पर, क्या लिख रहा है तू, पता नहीं लग रहा तेरे को। एक और था जो गालियां बक रहा था, उसको भी मैंने बड़ा सुनाया था। तो यार चलो वो तो चलो बात की बात है। 2 मिनट ब्रेक अब मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी होगी। हाँ जी, तो अब जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे सुन रहे हैं, चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जगह पहले क्या एक बार रिवाइज कर ले जो हमने पढ़ा क्या, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े आज के लेक्चर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे टोटल में मिला के दूंगा। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, आउटर मेम्ब्रेन पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर मेम्ब्रेन पढ़ा। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगा, जिसको हमने क्या कहा, क्रिस्टे कहा है, क्रिस्टे सिस्टरने, इन दोनों में बड़ी दिक्कत होगी आपको। सिस्टरने किस में थे, गोल्गी अपरेटस में थे, ठीक है ना। ये देखो ये मैट्रिक्स है इसका, मैट्रिक्स, और इसके अंदर डीएनए है, राइबोसोम है, और इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन की स्पेस को इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस कह लो, या आप कह सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है फिजन की तरफ फिजन करके डिवाइड करते हैं, और ये एनर्जी भी बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आपने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आपने पढ़े कई तरह के होते हैं, ल्यूकोसाइड्स, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे, प्लांट्स में होते हैं और यूग्लोइड्स में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स जिनके जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, इलेनोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन्स, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, फैट्स, और जो है नहीं सॉरी अमाइलोप्लास्ट क्या बनाएगा, क्या स्टोर करेगा, स्टार्च, और जो है आपके पास इलियोप्लास्ट वो क्या स्टोर करेंगे, ऑयल्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा क्रोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट मतलब रेड ऑरेंज येलो पिगमेंट्स हैं जिनके पास यानी ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन, ये सब है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है ना। ये इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं, मतलब कलर्ड प्लास्टिड्स हैं इनके पास, बट इनके पास ग्रीन वाला प्लास्टिड नहीं है, ग्रीन वाला प्लास्टिड नहीं, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। आगे हमने पढ़ा वो प्लास्टिड जिनके अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जिनको हम कह देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या कर पाएंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। एल्गी में क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, 20 से 40, और क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ 1, तो इनका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है ना। और ये मीजोफिल सेल्स में होते हैं, 5 to 10 हो सकते हैं लेंथ इनकी, और जो है विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर आपको दे रखी है एनसीईआरटी में। चलिए ये क्या है, अच्छा नहीं अभी कमेंट नहीं है, चलो दो मेरे ख्याल से दो तीन बच्चे हैं वो अभी बने रहे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के अभी। इन क्लेमाइडोमोनास ये तो हमने देख ही लिया ना, ये तो हमने पढ़ ही लिया, फिर ठीक है रिवीजन चल रहा है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर 70s माइक्रोसोम आपके पास क्या है, 70s राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ग्रेना, अब यहाँ से देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक थैलाकॉइड्स रखे हुए हैं, थैलाकॉइड्स के एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने से एक ढेर टाइप बन रहा है, ढेर को हमने कह दिया ग्रेना या ग्रेनम। ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रोमल लेमेली या स्ट्रोमल थैलाकॉइड की मदद से, ठीक है। आगे चलिए, राइबोसोम्स हमने पढ़ लिया, 70s 80s हो सकते हैं, 80s इन यूकेरियोट्स, 70s इन प्रोकैरियोट्स। 70s की 2 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी सब यूनिट्स, 70s की सब यूनिट्स हैं 30s, देखो आगे 30s एंड 50s, और 80s की 60s एंड 40s। आगे चलिए,
साइटोस्केलेटन हमने देखा कि स्ट्रक्चर बना रहा है, फिलामेंटस है, प्रोटीनेशियस है, स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है आपका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा, माइक्रोफिलामेंट का सबसे कम होगा, इंटरमीडिएट का बीच बीच में डायमीटर होगा। हमने डायमीटर का डाटा भी दे रखा है यहाँ पे, देखो माइक्रोट्यूब्यूल में 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट में 7 सबसे कम और बीच में 10 नैनोमीटर। आगे चलिए, आगे है सीलिया फ्लैजिला हमने पढ़ा, इसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया। सीलिया फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ये करंट बनाएंगे लिक्विड में और आगे चल पड़ेगी उस करंट की मदद से। करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, लिक्विड या फ्लो को बोलते हैं हम करंट, तो फ्लो बनाएंगे लिक्विड में। बेसल बॉडी आपने पढ़ा सेंट्रियोल से बनी होती है इसकी, ये देखो ऐसे है ना, एक बेसल बॉडी है, एक हुक है, एक फिलामेंट। तो बेसल बॉडी किससे बनी, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल किससे बने वो हम आगे देखेंगे, मतलब रिवीजन में भी आगे चलते हैं ना, सेंट्रियोल, ठीक है ना। और इसमें 9+0 एरे, हुक और फिलामेंट में 9+2 एरे, क्योंकि ये किससे बने, माइक्रोट्यूब्यूल से। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ये देखो ये क्या है, 9 डबलेट्स हैं। 9 डबलेट्स से देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स एंड 2 आपके सिंगलेट्स हैं। ये सिंगलेट्स अंदर की तरफ है, सिंगलेट्स को एक तरफ इन्होंने घेरा हुआ है, किसने, शीथ ने। शीथ, ये देखो सेंट्रल शीथ ने सिंगलेट्स को घेरा हुआ है, रेडियल स्पोक्स के साथ ये जुड़े हुए हैं, शीथ के साथ बाहर वाले डबलेट्स, ठीक है। और डबलेट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में डबलेट्स जुड़े हुए हैं विद इंटर डबलेट ब्रिजिंग, इंटर डबलेट ब्रिज। और जो सिंगलेट है वो कैसे जुड़े हैं, इंटर सिंगलेट ब्रिज से, ठीक है। रेडियल स्पोक्स की मदद से जो आपके डबलेट हैं वो सेंट्रल शीथ के साथ जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीलिया जो है वो कैसे काम कर रहा है वो बताया कि वो ओर्स की तरह काम करेगा, मूवमेंट करेगा तो फ्लूइड की है तो खुद की मूवमेंट करेगा। फ्लैजिला सेल को ही मूव करवा देता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला अलग अलग होता है ना, ये तो हमने देख लिया। 9+2 एरे, ठीक है। फिर सेंट्रोजोम में 9+0 एरे। सेंट्रोजोम में जैसे जो 9 है वो ट्रिपलेट का नंबर है, नॉट डबलेट, इट इज ट्रिपलेट का नंबर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सब दिख ही रहा है स्ट्रक्चर वगैरह, तो जो पॉइंट्स वगैरह हमने देखे ही हैं सारे, ठीक है। इससे सेंट्रियोल्स से क्या क्या बनता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, बेसल बॉडी बनाएगा सीलिया फ्लैजिला की, कैसे, सेंट्रोजोम बना के। देखो ये है आपका सेंट्रियोल, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखो व्हील लाइक स्ट्रक्चर। आगे देखो ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम में ऐसे 2 सेंट्रियोल जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे और उनके बीच की जो है जगह उसको हमने क्या कह दिया, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। फिर है आपके पास न्यूक्लियस में आपने देखा जेनेटिक मटेरियल है, ब्रेन ऑफ द सेल कह देते हैं, रॉबर्ट डाउन ने डिस्कवर किया था और फ्लेमिंग ने देखा था इसके अंदर डाई वगैरह यूज करके कि उसने क्रोमैटिन को डिस्कवर किया था। ये देखो ये रहा, बेसिक डाई यूज की थी उन्होंने, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, न्यूक्लियर एनवेलप हमने पढ़ा। न्यूक्लियर एनवेलप कुछ पोर्स हैं, उस पोर्स से आउटर या बाहर या अंदर मटेरियल जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि टीलोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा का पूरा हट जाएगा आगे। और हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस के बारे में, हमने पढ़ा कि कईयों में न्यूक्लियस होता ही नहीं है और कईयों में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें नहीं होता जैसे आरबीसीज हो गए, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन मैमल, या अगर मैंने कहा कि न्यूक्लियस नहीं है किसमें, सीव ट्यूब्स में या सीव सेल्स में, आगे प्लांट्स में सीव सेल्स में। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन है, ठीक है ना। ये सब हमने देखा कि उनमें राइबोसोमल आ रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियोलस है वो आरएनए की सिंथेसिस करेगा, मतलब राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आगे चलते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर है, जिसके ऊपर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। काइनेटोकोर्स के बारे में हमने पढ़ा, काइनेटोकोर्स दोनों तरफ से ऐसे जुड़े होंगे, उनको जोड़ के कौन रखेगा, सेंट्रोमेयर रखेगा। आगे चलते हैं। सेंट्रोमेयर जो है 2 क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है और काइनेटोकोर्स को पकड़ के रखता है। आगे चलिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोम हमने पढ़ा, मेटासेंट्रिक और जिनमें सेंट्रोसोम सेंटर में हो। फिर हमने पढ़ा सब मेटासेंट्रिक, जिनमें सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर हो। फिर हमने पढ़ा एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर और ऊपर हो। फिर हमने पढ़ा टीरोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर जो है बिल्कुल टर्मिनल पे है, ठीक है। मुझे ऐसे बैठ के पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट 2-4 दिन ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा यार। चलिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये तो हमने देख लिया, नहीं तो शब्द देख लिया। अच्छा, इक्वल आर्म्स बन रही हैं, जिसमें अनइक्वल बन रही है, उसमें एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को हमने क्या कहा, पी आर्म। लॉन्ग आर्म को हमने क्या कहा, क्यू आर्म। कैसे याद रख सकते हो, क्यू बाद में आता है तो वो लॉन्ग है, ठीक है, और पी पहले आता है तो वो शॉर्ट है। ये अब कईयों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आ जाती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमेयर के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन आ जाएगी दोनों में, क्या उसको क्या बोलेंगे, सेटेराइड बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी शेप के बारे में है। मेटासेंट्रिक जब एनाफेज होगा तो जब जाएगा तो मेटासेंट्रिक की शेप हो गई आपकी वी शेप, सब मेटासेंट्रिक की एल शेप, जो एक्रोसेंट्रिक है वो कैसा दिख रहा है, जे शेप, और टीलोसेंट्रिक टी शेप। तो ये आपको मैं शेप को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे,
हाईलाइटर की मदद से। ये देखना वी शेप आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रही है कैसी शेप, ये एल शेप आपको दिख रही है, इसमें आपको कैसी शेप दिख रही है, ये जे शेप आपको दिख रही है, और इसमें कैसी शेप है, टी शेप आपको दिख रही है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं, यदि कोई है तो आ जाए। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीलिया इज नॉट करेक्ट। तो जो भी नॉट करेक्ट वगैरह है उसको आप हाईलाइट करके रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चलो इसके बारे में हमने सुना तो नहीं है ऐसा कुछ, चलो देखते हैं, क्या पता बाकी से हमें आइडिया हो जाए कि ये गलत है कि सही है। सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, यहाँ ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, मतलब ये नॉट करेक्ट है, मतलब ये है तो सही है ना, ये स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट सही है मतलब आंसर नहीं है। स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स इट इज नॉट द आंसर, ठीक है। आगे, सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ ये भी सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज आपसे तो नॉट करेक्ट पूछा गया। आगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन, ये भी लिखवाया तो था, देखो पीछे मैं बता रहा हूँ कहाँ पे। लेट मी शो यू दिस। let me show you this where it is ट्यूब्यूलिन यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो सीलिया एंड फ्लैजेला कहाँ है, यहाँ पे, ये आगे आगे है, आगे है, ये देखो ये ट्यूब्यूल्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ट्यूब्यूल्स बाद में हर चीज दशनापोंदीन है, सो सॉरी, ठीक है। आगे चलो यार, तो हम पीवाईक्यूज पे दोबारा आते हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का कि ट्यूब्यूलिन वाली स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स आंसर तो नहीं है ना, बिकॉज आपसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो मतलब ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर इसमें, बिकॉज वही क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होगी फिर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहले अगर कोई देख रहा है तो वो मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो हम करते हैं सॉल्व। देखो, आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, चलो ऐसा कुछ हमने पढ़ा तो नहीं है, मतलब सीव, चलो देखते हैं, क्या पता बाकी से हमें कुछ हिंट मिल जाए। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू ऑल काइंड, ये भी सही दिख रहा है हमें। एंजाइम्स ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, क्या एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, ये क्या है, ये तो इसमें बड़ी दिक्कत है यार। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि यार कोई है तो वो बता दो आंसर, अगर किसी को आता है तो। और क्या है, एंजाइम ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, की आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स हैं ईटीएस की। इनर मेम्ब्रेन हाईली कंसल्टेटेड है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डेड, हाँ ये तो सही है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं। हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा ईटीएस। अच्छा, ये ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो कि आपको पढ़ाई जाती है किस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, रेस्पिरेशन में, है ना। एक मिनट आगे कर दो इसको, 3 आर वॉचिंग मेरे ख्याल से। तो आप आंसर बताइए इसका यार, हैं देख रहे हो, आंसर बताओ इसका, व्हाट इज द आंसर, टेल मी। इसका आंसर हो सकता है सी ऑप्शन, बिकॉज ये अंदर की तरफ है, आपने सब कुछ पढ़ा कि इसके अंदर की तरफ है सारा कुछ, तो सी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई है यहाँ पे तो वो भी आंसर दे सकता है। आगे चलते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया। लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ लाइसोसोम्स में ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड फेगोलाइसोसोम्स और हेट्रोफेगोलाइसोसोम्स और अ डाइजेस्टिव वेसिकल्स। हाँ ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, बट क्या ये एक्सप्लेन कर रही है क्या, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डू नॉट एक्सप्लेन्स असर्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता, न्यूक्लियर, अरे ये तो पहला ऑप्शन ही सही है, और ये भी पीवाई क्यों है, देखो मैं ये मैंने लिखा नहीं है साल इसका, बट ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनवेलप इसका आंसर है, ठीक है, बिकॉज वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता उसमें, ठीक है। आगे देखना, द सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। एटीपी किसने हमने देखा, जो एनर्जी बना रहा है, मतलब डी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस इट इज ट्रू, ये तो ट्रू है,
जिसके आगे फॉल्स आएगा ना वो है आपका इनकरेक्ट, मतलब ये तो ट्रू है ना। दिस इज ट्रू। तो ये वाले ट्रू है स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा एक वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा कोई सोच रहा हो चीटिंग कर रहा हूँ, देखो यार क्या खुला, चैट खुली है, चैट कैसे बोला मैंने गंदी से तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रू है। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन, ओ माय गॉड, यहाँ पे कह रहा है कि पिलाई और फिम्बरी मोटिलिटी में काम आते हैं ना। मोटिलिटी में काम नहीं आती, मोटिलिटी में कौन आता है उनमें बैक्टीरियल सेल्स में, फ्लैजिला। पिलाई एंड फिम्बरी तो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो उसके स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, जो उसके हाय मेरे कम स्कोर आ रहा है, कोई बात नहीं यार, स्कोर से कुछ नहीं होता, ठीक है, स्कोर से कुछ नहीं होता। देखो आपको एक्सपीरियंस या आपके मार्क्स कुछ डिपेंड नहीं करते। अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कर लेना यार। अब मैं ज्ञान फैलने वाला हूँ कौन, पहले तो मुझे ये बताओ, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर यही फॉल्स है, यही स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है दैट मीन्स यही आपका आंसर है, बिकॉज पिलाई एंड फिम्बरी क्या करते हैं, ये मोटिलिटी में काम नहीं करते, ठीक है। या हाय हाय ओके हाय अथर्व पाटिल। आगे देखिए, एज पर द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ, ये 1998 का क्वेश्चन, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, और मैं ये भी ले आया हूँ पता नहीं क्यों। फोस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन, हाँ इंटीग्रल प्रोटीन्स तो होते हैं बट एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। फोस्फोलिपिड्स, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स, तो हाईलाइटर पेन से हम इसको मार्क कर देते हैं, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सर मत बोलो यार अथर्व। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दीज। अब आपको पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है किसके रिगार्डिंग, सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमने किस लेक्चर में पढ़ी, पिछले लेक्चर में पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड, देखो यहाँ पे कह रहे हैं पोलर हेड अंदर की तरफ होता है। आपने कैसा पढ़ा स्ट्रक्चर इसका, लिपिड का, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ऐसा, देखो ये पोलर हेड है, ये दूसरा पोलर हेड है, मतलब ये लेयर बना रहा हूँ मैं एक लिपिड, ये टेल है, टेल अंदर की तरफ होती है और हेड बाहर की तरफ, ये आपने पढ़ा होगा, देखो सबने यही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अगर किसी ने पढ़ा है तो, ठीक है। तो हेड बाहर की तरफ होता है, इसने तो लिखा अंदर की तरफ, तो यही गलत है। और आपसे पूछी क्या है, करेक्ट पूछी है। चलो आगे चलते हैं। Na+K+, पैसिव मूवमेंट से आते हैं यार, यही गलत हो गया ना। Na+ और K+ के तो पंप होते हैं, और जहाँ पे पंप है वो पैसिव मूवमेंट होगी क्या ना, वो तो एक्टिव मूवमेंट होगी, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट हुई ना ये भी, पर आपसे तो करेक्ट पूछी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये करेक्ट है। देखो कितनी चींदी सी स्टेटमेंट है, मतलब डिस्कवरर का नाम दे दिया उन्होंने करेक्ट वाले में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, प्रोटीन्स मेक अप टू 60-70% ऑफ द सेल में, ओके आपने पढ़ा ये 52% है इस इन एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है प्रोटीन्स। तो हाँ कह सकते हैं, हाय सर आई एम न्यू इन योर क्लास, ओके देन इफ यू आर न्यू तो आप इस लेक्चर को तो अच्छा जो बच्चे नए आ रहे हैं या कोई नए जुड़ रहा है उसको मैं बताऊं, ये जो है क्लास 11th चल रही है। क्लास 11th के इस चैप्टर के बाकी 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे जीत 11th नाम के चैनल पे, वहां पे आप देख सकते हैं ये 3rd लेक्चर है, और ये भी मैं रिकॉर्डेड वहां पे करूंगा लाइव, इस चैनल पे रिकॉर्डेड वहां पे। दिस स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स इज इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। अब पता ही आपको 2 सेल होती हैं, सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा से, वो आपस में जुड़ी होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट पाथवे तो वही हो गया फिर, यही इसका आंसर है। ये आपको मैंने कल डायग्राम बना के भी दिखाया था, और इसका डायग्राम मेरे ख्याल से मेरे नोट्स में यहीं पे पड़ा होगा अभी, लेट मी चेक मेरे नोट्स, ये रहे। मैंने आपको कहा ना मैं आपको सेल्फ मेड नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, पीछे से होगा, लेट मी शो यू इट एज वेल। ये देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। कैन आई स्टार्ट नाउ, बायो में 130-150 अराउंड स्कोर आ रहा है, कैसे बढ़ूं। देखो यार मेहनत ही करनी पड़ेगी, अब मेरे को पता है यार कोई भी ऐसा नहीं होता जो मेहनत ना करे, मेहनत करी होगी आपने भी, ठीक है, बट अब और क्या कर सकते हैं, आपको और थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। कैन आई स्टार्ट नाउ, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, बस समझ नहीं आएगा आपको, कर तो सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये बीच में आपको दिख रहा है ना साहब, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज दी प्लाज्मोडेस्माटा, तो जो सेल्स को जोड़ रहा है, सेल वॉल्स को, साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है सेल वॉल्स के होकर। आगे देखिए, सेलुलर टोटीपोटेंसी, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ है इस चैप्टर में, बिकॉज ये आगे आता है, किसी और चैप्टर में आता है, मतलब कहीं पे भी बता सकते हो इसको, तो यार ये तो जनरल टॉपिक है। टोटीपोटेंसी मतलब उसको अगर कट करोगे या उसको तोड़ोगे तो खुद से डेवलप हो जाएगा, ये प्लांट सेल्स में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नीट 2003 का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। द राइबोसोम इज एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल, क्या है ये,
दिस राइबोसोम इज एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वाला, देखो राइबोसोम्स ऑफ ओनली न्यूक्लियोलस एंड साइटोसोल, राइबोसोम्स ऑफ ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाले देखो, ये रहा न्यूक्लियस के ऊपर, और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स बनाने, आपको बनाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप पूरे नोट्स जो हैं एनसीईआरटी को रीड करो, उसकी जो आपको समरी दिख रही है हर चीज़ को आप उसमें इंक्लूड करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शॉर्ट और क्रिस्प रखो। जैसे ये देखो, ये मैंने बनाए हैं, देखो ये आप देखें, मैंने डायग्राम से बना लिया, डायग्राम में ही लेबल कर लिया मिडिल लेवल के एनसीईआरटी में मेरे ख्याल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 या 1 पॉइंट दिया हुआ है, वो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, यहीं पे लिख लिए। इतनी सी जगह में आपका मिडिल लेवल भी हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा में हो गया, मतलब एक पैराग्राफ जो बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ था वो मैंने इतनी जगह में लिख लिया, ठीक है। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट किया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ये पेज 13 है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक हो गया, देखो कितने कम में आ गया। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है, शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला, चलिए अथर्व जी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये किसने दिया था? ये सेल थ्योरी का कंसेप्ट है, मैं ही बता देता हूँ, चलो मतलब उनको टाइम लग सकता है थोड़ा सा चैट वगैरह करने में, बिकॉज थोड़ा सा लेट जाता है होगा लाइव, है ना। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको आंसर। इसका आंसर है ऑफकोर्स विर्चो साहब ने दिया था ये कंसेप्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? रिडोल्फ विर्चो। देखो 13th क्वेश्चन पे है हम, और ऐसे 35 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। रिडोल्फ विर्को का ये था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही ब्लर दिख रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा इसको सह लेना, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, हाँ ये तो करेक्ट है। वो एंजाइम्स एक्टिव होंगी एसिडिक पीएच में, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी तो करेक्ट ही तो है यार, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन तो होती ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है लाइसोसोम ना, लाइसोसोम तो गोल्गी बॉडीज से बना हुआ था, गोल्गी बॉडीज के पैकेजिंग वगैरह से बना हुआ है ना, तो ये तो गलत स्टेटमेंट आ गई, और ये गलत स्टेटमेंट है तो आपसे वही तो पूछा कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलिए, नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखो 15th क्वेश्चन, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अभी तो बताया पी आर्म एंड क्यू आर्म, शॉर्टर आर्म पी है, लॉन्गर आर्म क्यू है। ये देखो कैसे याद रख सकते हो, शॉर्टर मतलब जो छोटी है, पी पहले आता मतलब पी छोटी, और क्यू बाद में मतलब लॉन्गर, तो क्यू। अच्छा, एक सुरजीत जी पूछ रहे हैं, सुरजीत सरकार, ओके, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? देखो न्यू चैप्टर अगर आप पूछ रहे हैं क्लास 11th का, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, और वो नेक्स्ट संडे कंप्लीट भी हो जाएगा, बिकॉज 2 ही लेक्चर्स आएंगे। क्लास 11th का तो हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं क्लास 12th की, तो क्लास 12th की अभी चल रहा है लेक्चर, 6 लेक्चर आ चुके हैं किस चैप्टर के, जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए आगे चलते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल दोबारा, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रियन, एनर्जी के लिए जहाँ पे आ रहा है तो यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, पीछे भी देखा हमने एक बार करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, सिंगर एंड निकोलसन, 2017 का क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन 2018 का, नीट 2018 का क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी का क्या काम है? गोल्गी का काम क्या है? सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाना, हाँ मतलब हाँ गोल्गी का सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है ये, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा है सिस फेस से जाता है और ट्रांस फेस से निकालता है, सिस फेस से इसके अंदर जाएंगे वेसिकल्स, और ट्रांस फेस से इसके अंदर से बाहर आएंगे वेसिकल्स, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन है इस पेज पे, वो चारों क्वेश्चन देख रहे हैं। नीट 2018 के क्वेश्चन है, एक मतलब एक जगह से मैंने निकाले हैं ना क्वेश्चन। सुरजीत सरकार कह रहे हैं वन, हाँ नहीं भाई, रेस्पिरेशन नहीं है, फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से आप अगले का कह रहे होगे 1। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस का स्पिंडल फॉर्मेशन तो नहीं है, न्यूक्लियोलस का काम मैंने आपको जो अभी बताया भी है, तो मैंने, है ना, डायरेक्ट मैंने मतलब पीछे जो है इसको हाईलाइट किया है स्पेशल, ये उसमें आया है प्रीवियस ईयर में, देखो ये रहा इसका आंसर, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में आता है ये, ठीक है। कौन? न्यूक्लियोलस। मैं इसको दिखा सकता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से देखेंगे हम, नहीं पता नहीं क्या है ये, पीछे मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। इनकरेक्ट मैच, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड क्रोमोसोम, या देखो सब मेटासेंट्रिक हमने कैसा पढ़ा, एल शेप्ड पढ़ा, ये तो इनकरेक्ट हो गया यार। सब मेटासेंट्रिक हमने कैसा पढ़ा था? अच्छा नहीं, सब मेटासेंट्रिक तो एल ही था ना, एक तो था हमारे पास मेटासेंट्रिक वी शेप्ड, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड, फिर था जे शेप्ड, जे शेप्ड कौन सा था? एक्रोसेंट्रल, तो ये तो सही है।
एक्रोसेंट्रिक, ये तो सही है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप। आगे एलोजोम सेक्स क्रोमोसोम। आगे लैम्प ब्रश डिप्लोटीन डाइवेलेंट। देखो ये आपका, ये भी सही है। गलत क्या है, ये पॉलीटीन oocytes ऑफ क्रोमोसोम एम्फीबियंस, ये वाले स्टेटमेंट गलत है। लैम्प ब्रश देख लो क्या है, नीट 2018 में क्वेश्चन आया, लैम्प ब्रश किसको कहते हैं, यहीं पे देख लो, डिप्लोटीन डाइवेलेंट, ये अगले चैप्टर का टॉपिक है बट फिर भी यहाँ पे आ गया मिक्स होकर क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नहीं होता, देखो प्रोटीन ग्लाइकोसिडेशन होती है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होती है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है, सिग्नल पेप्टाइड की क्लीवेज नहीं होती, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद सिंगल mRNA, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22nd क्वेश्चन मेरे को कौन आंसर बताएगा, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ आपके आंसर के लिए। आई होप सो आप आंसर बताएं इसका जल्दी से, आई एम वेटिंग। ओ माई गॉड इट्स 7, तो मैम 7 बज गए भाई। पॉलीजोम इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज पॉलीजोम कह लो या पॉलीराइबोसोम कह लो, ठीक है। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम क्या है, mRNA के ऊपर राइबोसोम्स लगे उसको कहते थे पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। अगला मैच करना है आपको, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करती है, देखो गोल्गी बॉडी फोर्थ, ए का 4 होगा बिकॉज गोल्गी बॉडी आपने पढ़ा है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ए का 4 देखो किस किस ऑप्शन में है, 2 और 4 ऑप्शन में है। चलो आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कहीं है क्या, एटीपी प्रोडक्शन। बी का 3 देखो, बी का 3 यहाँ पे है, ए का 4 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी का 1, डी का 2, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ये सही है। और डी न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये भी सही है। देखो यहाँ पे भी आ गया, तो ये न्यूक्लियोलस का काम बहुत जरूरी है। देखो एक बार यहाँ पे आ गया राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक बार यहाँ पे आ गया आरएनए सिंथेसिस, और एक बार पीछे भी हमने कहीं देखा था, है ना। कहाँ देखा, ये देखो ये, अच्छा नहीं ये थोड़ी है, तो पीछे भी था यार एक बार एक जगह, चलो नहीं था तो था, 2 बार तो देख ही लिया ना आपने। देखो 18 में आया है, अब आगे देखे ना, 16 में भी आया और 18 में भी आया। देखो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टरने, सिस्टरने देखो सिस्टरने किस में थे और क्रिस्टे किस में थे, इसमें मैंने आपको कहा था ये याद रखना, क्रिस्टे किस में, सिस्टरने किस में। क्रिस्टे हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो तो क्रिस्टे किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो 2 होना चाहिए, सी का होना चाहिए 2, चेक करो सी का 2 कहाँ पे है, एक है आपका, एक ही जगह पे है, एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है सी का 2, बाकी भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के। डी का 1, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, हाँ ये तो हमने देख ही लिया यार, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है यार, तो हाँ ये तो सही है यार। बी थैलेकॉइड, थैलेकॉइड क्या है, इन्होंने दिया 3, हाँ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, थैलेकॉइड 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 थैलेकॉइड, ऊपर के ऊपर बैठ गया मेम्ब्रेन, एक सैक बना लिया, सैक को क्या बोल दिया हमने, ग्रैना बोल दिया, सही है ये भी। सिस्टरनी, सिस्टरनी तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको पहले भी बताया गोल्गी में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन है इस पेज में, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज के बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्टेड ऑफ, आपने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी मेरे ख्याल से, तो उसमें सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल ना, सेंट्रोजोम अच्छा नहीं, क्वेश्चन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है, तो ये मैंने आपको स्पेशल एक अलग करके पॉइंट में बताया था। सेंट्रियोल बनाएगा, देखो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, ये 3 चीजें इससे बनती हैं। फ्लैजिला होता ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे पैरोक्सिसोम है, पैरोक्सिसोम के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं तो सीलिया फ्लैजिला में दोनों में ये होता है, बेसल पार्ट में होता है ना ये। आगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये भी 2 बार क्वेश्चन आ गया नीट 2016 में, पॉलीजोम, एक नीट 2016 में देखा हमने और एक अभी अभी देखा, ये भी 2018 में आया है, तो देखो 2 जगह ये पॉलीजोम वाला क्वेश्चन आ चुका। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है तो वो तो है आपके पास लाइसोसोम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 2 होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया 2, क्लोरोप्लास्ट 2, ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े आज, तो अगर आपको आज भी याद नहीं हो रहा तो फिर तो थोड़ी दिक्कत है। आगे फोर्थ क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं इनमें से, देखो आपने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, पर आपने क्या इनको वाटर सॉल्युबल पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा था इनको फैट सॉल्युबल। मैं आपको दिखाऊं, प्रूफ दे दूं, देखो ये जो ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स जो हैं, ये मैंने आपको बताया था लिपिड सॉल्युबल, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिपिड सॉल्युबल बताया था और मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ इसका। यहाँ पे देखो फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, केराटिनॉइड पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब देख, तो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ
कि फैट सोल्यूबल, तो आपका आंसर होता ज़ेंथोफिल्स, ये जो जो भी आपको ऑप्शंस में दे रखा है। पर अब आपका आंसर क्या है, ये एंथोसाइनेंस, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई। अच्छा, सेल वॉल फंगस की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें मेजर क्या होगा, काइटिन। सेलुलोज प्रेजेंट तो होगा बट इतना नहीं जितना काइटिन है। आगे 31 दो क्वेश्चन है यहाँ पे भी। द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसमें हम सेल वॉल के बिना अगर किसी सेल को देख रहे हो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने इस चैप्टर के। आगे 31 क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये भी वही क्रिस्टा सिस्टरने में खेल रहे हैं। क्रिस्टा हमें पता है, क्रिस्टा किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। सिस्टरने किस में है, गुल्गी में है। थैलेकॉइड्स, अच्छा ये मेरे ख्याल सेम ही क्वेश्चन तो नहीं आ गया यार। थैलेकॉइड्स किस में है, फ्लैट मेम्ब्रेन इन स्टोमा। और क्रोमैटिन, ये तो देखो ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, 3, ये रहा थर्ड ऑप्शन। देखो थर्ड ऑप्शन में आपका बिल्कुल करेक्ट आपका मैच बैठ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर या इज द करेक्ट आंसर। ओके लेट्स मूव अहेड। 32nd क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, तो 32nd पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर लेक्चर जो है वो ओवर होने पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन द फिगर मैचेस करेक्टली, कौन सा ऑर्गेनल है ये? अब देखो ये तो सबको पता चल ही रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया बिकॉज आपको ऊपर राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये क्या, राइबोसोम्स हैं। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन बनाता है फिर? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं आपके कौन, गोल्गी अपरेटस। तो इसका आंसर क्या है, ये RER, प्रोटीन सिंथेसिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट 33rd 34th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है मतलब इस पेज पे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, अभी तो बताया क्या क्या बना रहा है। अच्छा ये देखो, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस इन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट जरा मैं चार्जर लगा दूं बिकॉज ये थोड़ा सा अनब्राइट हो गया। अनब्राइट होने का मतलब शायद चार्जिंग कम होगी इसकी। यस आगे चलते हैं। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस तो अभी अब देखा। अच्छा देखो लिपिड कहाँ पे बनते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और RER पे तो बनते हैं आपके पास क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक पे प्रोटीन्स। ये देखना ध्यान से। ABCD जो है एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको बताना है ABCD कौन सा है, उसका आपको फंक्शन बताना है कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो करेक्टली मैच्ड पूछा देखो ऊपर, तो हम करेक्टली मैच्ड वाला ही बताएंगे ना ऑफकोर्स। देखना पार्ट ए कह रहा है मैट्रिक्स, हाँ ए मैट्रिक्स तो है बट क्या इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होंगे, मतलब कुछ हद तक सही भी लग रहा है बट पहले आगे पढ़ लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन डी, हाँ डी आउटर मेम्ब्रेन है, क्या वो इनर मेम्ब्रेन को देगा स्प्लिटिंग करने? अरे यार ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन पढ़ी है, नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। हमने सेल वॉल में पढ़ा था, सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बनती है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट आपसे पूछी नहीं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, तो आपको देखो करेक्ट स्टेटमेंट मिल गई। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है, इन फोल्डिंग बना रही है, किसके, क्रिस्टे के। तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना, देखो तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखो बी ही है क्या इनर मेम्ब्रेन, हाँ बी ही तो है इनर मेम्ब्रेन, देख लो। सी है आपके पास क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है, सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल ना, देखो मैट्रिक्स के अंदर थे ये, ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर थे ये सब आपके पास। ओके सो यही था आज के लेक्चर में। ये तो ऐसी क्वेश्चन वाली स्लाइड एक कॉपी हो गई थी, उसी को थोड़ा आगे कर लेते हैं। हाँ जी तो आज का होमवर्क देख लेते हैं, टुडेज होमवर्क लेट्स सी। अब आपको क्या करना है, DPPs सॉल्व करनी है। DPP कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी DPP सॉल्व आपको करनी है। अरे यार तो यू हैव टू सॉल्व DPPs ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की आपकी जो भी DPP मिलेगी उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। DPP सॉल्व करनी है, चैप्टर को रिवाइज करना है। चैप्टर का वन शॉट मैं देखूंगा, इन 3 लेक्चर्स को कंबाइन करके बना दूंगा, नहीं तो ठीक है आपको वन शॉट में क्या ही जरूरत है, 3 लेक्चर ही तो लिए मैंने चैप्टर में, पूरे में 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन, 2 लेक्चर्स में चैप्टर को खत्म करेंगे अगले वीक, ठीक है। तो आज के वीक में यहीं तक चलते हैं, यहीं तक अपने साथ को रखते हैं। DPP सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इस बात पे आपको भरोसा होना चाहिए। जैसे एक बच्चा भी आया था, वो कह रहा था उसका नंबर, उसके मार्क्स वगैरह कम आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो मैं नाम भी बता देता हूँ, ये अथर्व पाटिल कह रहे थे कि मार्क्स, तो मार्क्स से क्या होता है यार, मार्क्स चलो माना कि ज़रूरी हैं बट फिर भी वो आपके
किसी चीज़ को डिफाइन थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। मोरल आपको डाउन नहीं रखना, अपना मोरल हाई रखो, खुद हो जाएगा सब जो होना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। 2 घंटे का हो चुका होगा लेक्चर। तो थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। और आप इस देश का फ्यूचर हैं, तो आपको डीमोटिवेटेड तो नहीं रहना। वो डिमोटिवेशन तो थोड़ा बहुत होता भी है, चलो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सुरजीत सरकार। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मैं आपको कैसे शेयर कर सकता हूँ, इस चैनल पे आप देखेंगे। चलो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 15 to 20 मिनट्स, या कल तक आपको मिल जाएगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में। बिकॉज अभी मुझे जो है पूजा वगैरह भी करने जाना है, तो इसलिए मैंने लेक्चर को जल्दी रखा। नहीं तो वैसे जब मेरा पुराना एक चैनल था ना, पुराना एक चैनल, वो मैं बताता नहीं किसी को कि मेरा एक पुराना चैनल भी था, वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं था। इतना सक्सेसफुल था, ये वाला चैनल पे 500 सब्सक्राइबर तो हो गए ना यार, उस पर तो 500 भी नहीं थे, उसमें तो मेरे ख्याल से 50 भी नहीं हुए थे यार, ठीक है। बट फिर भी उसमें मैंने बड़ी वीडियोस डाली थी, बहुत सारी वीडियोस मेरे पास अभी भी। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वो चैनल मेरे पास यहाँ पे खुल सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा तो नहीं चैनल वो अपना, ऑफ कोर्स। अब मुझे शर्म आ रही है उस चैनल को लेकर, बट फिर भी 40 सब्सक्राइबर हैं एट प्रेजेंट टाइम उस पर। एंड उसमें मैंने वीडियोस भी बता देता हूँ आपको कितनी बनाई है। तो उसमें 78 वीडियोस बना दी मैंने उस चैनल पे। और जबकि मेरे इस चैनल पे मेरे ख्याल से इतनी वीडियोस नहीं होंगी जितनी मैंने वहाँ पे बना दी। 76 वीडियोस। इस चैनल पे कितनी वीडियोस है वो भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो गया यार आपके साथ आज। कितने, इस चैनल पे 94 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है ना। मतलब हमारे यार चैनल की 100 वीडियोस होने वाली हैं। वाह यार, नाइस। वो 541 सब्सक्राइबर्स हो गए। चलिए फिर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम। यहीं पे आज के लेक्चर को एंड कर देते हैं।